अध्याय 1161 अर्जुन गोली पकड़े हुए झिझका। वह सचमुच डर गया था। मुझे नहीं पता कि मेरे हाथ में जो है वह किस प्रकार की विशेषता है। 7वीं श्रेणी की गोलियां हैं। ड्रैगन रक्त गोली, स्वर्गीय पीली गोली, शून्य गोली, पुनर्जन्म गोली, विषमलैंगिक गोली। ड्रैगन रक्त गोली और स्वर्गीय पीली गोली के अलावा अर्जुन अन्य 3 गोलियां नहीं खा सकती थी। पुनर्जन्म की गोली पुनर्जन्म दे सकती है, लेकिन विपरीत लिंग की गोलियां और शून्य गोलियां क्या हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि विपरीत लिंग की गोली खाने के बाद वह महिला बन जाए? शून्यता की गोली का क्या? खाने के बाद क्या वह शून्यता में यात्रा कर पाएगा या शून्य हो जाएगा? क्या आप इसे खाएंगे या नहीं? गुवान जियाओ पहले से ही अधीर था और उसने अर्जुन से आग्रह करना शुरू कर दिया। इसे खाओ, तुम बहुत बड़ा जोखिम उठाओगे। शायद इसी जन्म में तुम खुद को समझा पाओगे। खाना नहीं तो फिर अकेले यहाँ क्यों आए हो? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने टियर 7 की गोली सिर्फ इसलिए छोड़ दी हो क्योंकि उसे पता था कि वो टियर 7 की गोली है? उसके हाथ में जो जहर की गोली है वह जरूर जहर की गोली होगी। अचानक मेन क्विंग ने ये कहा। सभी ने मेन किंग की ओर देखा। क्यों? लॉन्ग जिंगयुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मेन क्विंग ने कहा, जियांग बेई की किस्मत खराब है। क्या उसने जो गोलियां उठाई हैं वे अच्छी हो सकती हैं? ओह! लॉन्ग जिंगयुन, झांग जिंगडोंग और सभी स्वर पुत्र पीक मार्शल चिकित्सकों को होश आ गया। अर्जुन का दिल अचानक से समझदार हो गया। क्या सच में वो इतना बदकिस्मत था? उसने गोली नीचे रख दी और अगली 7वीं कक्षा की गोली उठा ली। या यूं कहें कि इसमें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन क्या होगा यदि पहला वाला ठीक हो और दूसरा वाला जहर की गोली हो? भाग्य एक ऐसी चीज है जिस पर केवल जुआ खेला जा सकता है और उसकी गणना नहीं की जा सकती। मैं अब इस बुराई पर विश्वास नहीं करता। भूल जाओ इसे। अर्जुन ने गोली उसके मुंह में ठूंस दी। झगड़ा करना। जिस क्षण गोली उसके गले में गई, अर्जुन इतना डर पहले कभी नहीं लगा था। मृत्यु से भी अधिक भयावह। कम से कम ये दुश्मन ही था जिसने उसे मार डाला, लेकिन अगर उसने गलत गोली ले ली तो यह उसे मारने के बराबर होगा। लेकिन अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी थी। गोली उसके पेट में जा चुकी थी। इससे पहले कि अर्जुन को पछतावा हो, उसके पेट में गोली अचानक उबलने लगी। अर्जुन का पूरा चेहरा लाल हो गया। उसे लगा जैसे उसके शरीर का खून उबलने और जलने लगा है। यहाँ तक कि अर्जुन के शरीर की सतह से भी सियान रंग की लपटें निकलने लगीं। जहर की गोली, जल्दी करो और चकमा दो। लॉन्ग जिंगयुन ने झांग जिंग और मेन क्विंग को पकड़ लिया और तेजी से पीछे हटते हुए महल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया, किसी भी समय भागने के लिए तैयार। बाकी सब लोग जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़े। अर्जुन के चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि किसी धमाके का संकेत है। महल में आप प्रतिरोध करने के लिए एस्ट्रल क्यूई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप सचमुच किसी नजदीकी विस्फोट से प्रभावित हुए तो मुझे डर है कि आप अपने हाथ पैर गंवा देंगे, भले ही आप हल्के ही क्यों न हो। इस समय अर्जुन को राहत मिली। उसने ये भी अनुमान लगाया था कि वह जहर की गोली खा रहा है, लेकिन चूंकि वह मौत के सामने था इसलिए उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। ये रास्ता उसने स्वयं चुना था और उसे स्वयं ही इसके विरुद्ध लड़ना था, चाहे वह जीवित रहे या मर जाए। उसका खून और भी तेज होता जा रहा था और मुंह में भरा सारा खून पहले ही खून की लपटों में बदल चुका था। उसे अपने पूरे शरीर में एक अतुलनीय दर्द महसूस हुआ, मानो उसकी त्वचा का हर इंच जल रहा हो। अर्जुन की मृत्यु पीड़ा और कष्ट के कारण हुई और यह अवर्णनीय है कि ये दर्द कितना भयावह था। हालांकि अचानक उसके मन में एक भ्रम पैदा हो गया। अर्जुन की चेतना में अचानक एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। आकृति ने कहा, ड्रैगन का खून, एजियो ड्रैगन का खून है। कुछ भी इसे छू नहीं सकता। लकड़ी जल जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा, आग बुझ जाएगी, धरती सूख जाएगी और हवा रुक जाएगी। हम कभी कभी एजियो ड्रैगन रक्त की 3 बूंदें प्राप्त करते हैं और उन्हें 3 ड्रैगन रक्त गोलियों में परिशोधित करते हैं। हम चाहते हैं कि मनुष्य हमें बिना मरे खा लें। याद रखें, अगर आप इस गोली का सेवन करना चाहते हैं तो आपको सच्चे ड्रैगन अस्त्र शोधन तकनीक को महासिद्धि स्तर तक साधना होगा। इसके अलावा आपके पास 4 स्वर्गीय, मेरिडियन और उससे ऊपर की शक्तियां हैं। आप शक्तिशाली हैं और आपको जरा भी बुरी मंशा, बुरी ऊर्जा, ठंडी यिन काया या ठंडे स्वभाव वाली साधना तकनीकों की अनुमति नहीं है। हमारे संप्रदाय के 2 बुजुर्ग मर चुके हैं, अब केवल एक ही बचा है। उसे उस भाग्यशाली व्यक्ति के पास छोड़ दो। यदि आप सफल हो जाते हैं तो अपने मानव मांस और रक्त के साथ आप एजियो ड्रैगन की 1/3 शक्ति प्राप्त करेंगे, यानी उसके ड्रैगन शरीर का 3/3। हालांकि आखिरी परीक्षा सबसे दुखद है। चूंकि आपके पास ड्रैगन का शरीर है, इसलिए आपको निश्चित रूप से बिजली का कष्ट सहना पड़ेगा। हमारे संप्रदाय के 2 बुजुर्ग बिजली गिरने से मर गए हैं। अर्जुन का दिमाग घूम गया। ये ड्रैगन ब्लड पिल थी। इसे सोखने के बाद उसका शरीर एजियो ड्रैगन के शरीर का 1/3 हिस्सा बन जाएगा।
ट्रू ड्रैगन क्यू कंडेंसेशन तकनीक ने उसे ट्रू ड्रैगन के प्रतिरोध का एक हिस्सा प्राप्त करने की अनुमति दी, जबकि ड्रैगन ब्लड पिल के लिए उसे ड्रैगन बॉडी की संरचना का एक हिस्सा प्राप्त करने की आवश्यकता थी। यदि बाढ़ का अजगर अजगर में बदल गया और बिजली का कष्ट सहना चाहता था, तो क्या ये हो सकता है कि उसके पास अजगर का केवल 1/3 शरीर ही बचा हो और वह भी बिजली का कष्ट सहेगा? क्या बकवास है! क्या बिजली का कहर एक मजाक था? अपनी तलवार में ड्रैगन के खून की बूंद रखने वाले एजियो ड्रैगन को बिजली गिरने से मौत के घाट उतार दिया गया। वह केवल लघु स्वर्गस्काय क्षेत्र में था। क्या वह इसका सामना कर सकता था? अर्जुन ने अपना पेट ढक लिया और कठिनाई से महल से बाहर चला गया। कई मार्शल कलाकार भयभीत होकर तितर बितर हो गए। महल के बाहर पहुंचकर अर्जुन को लगा कि उसके शरीर का दर्द काफी कम हो गया है। दर्द उतना ज्यादा नहीं था जितना पहली गोली लेने पर था। हालांकि उसका पूरा शरीर जलकर लाल हो गया था, उसकी त्वचा फट गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर मैग्मा से भर गया हो। प्यास। अर्जुन को बहुत प्यास लगी। वह चाहता था कि वह विस्मृति के पूरे सागर को पी जाए। सबसे पहले उसने अपनी गोद में से उस नन्ही चिड़िया को निकाला और दूर फेंक दिया। वह अपनी इस मुलाकात का उस नन्ही चिड़िया पर कोई असर नहीं पड़ने देना चाहता था। इसके तुरंत बाद उसने साफ पानी का एक जार निकाला और उसे बड़े घूंटों में पी गया। हालांकि प्यास अभी भी उसे सता रही थी। उसने दूसरा घड़ा निकाला, तीसरा घड़ा और 5वां घड़ा। हालांकि उसने 20 घड़े पानी पी लिया था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक बूंद पानी भी नहीं पिया हो। उसे अभी भी बहुत प्यास लगी थी। पानी, मुझे पानी दो। अर्जुन दर्द से जमीन पर लेट गया। अच्छा मौका। गुवान जियाओ की आंखें चमक उठी और वह उछल पड़ी और अर्जुन की ओर एक काली आभा फेंकी। हालांकि जैसे ही दीपक यूई ने अर्जुन के ज्वलंत लाल शरीर को छुआ, वह वास्तव में एक कश के साथ नष्ट हो गया। क्या? गुवान जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने प्रकाश की काली विशेषता वाली गेंद को प्रसारित करना शुरू कर दिया। फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसी समय अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। क्या बकवास है! गुवान जियाओ कुछ कदम पीछे हट गया और बोला, यह बाहरी दुनिया नहीं बल्कि पर्वत श्रृंखला है। यहाँ काले बादल कैसे हो सकते हैं? इसके बाद काले बादलों से गड़गड़ाहट फूट पड़ी। पापा! अचानक काले बादलों से एक बैरल जितनी मोटी बिजली गिरी और अर्जुन की पीठ पर जोर से गिरी। बाकी लोगों को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। वे सभी उस विपत्तिपूर्ण बिजली के बाद उड़ गए। कई मार्शल कलाकार काफी समय पहले ही अर्जुन से भाग चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें वापस उड़ा दिया गया। 800 से ज्यादा लोग बेहोश हो गए जब उन्हें वापस उड़ा दिया गया। जहां तक गुवान जियाओ की बात है, वह अर्जुन के अपेक्षाकृत करीब थी, लेकिन चाहे वह कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह फिर भी उड़ गई और उसके मुंह से खून निकलने लगा। सभी मार्शल कलाकार एक घेरे में बिखर गए और दूर जमीन पर बिखर गए। गुवान जियाओ ने उठने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसने काले खून का एक बड़ा मुंह थूक दिया, जो पहले से ही एक पतले धागे की तरह गुस्से में था। यह कोई साधारण बिजली नहीं है। गुवान जियाओ के चेहरे पर डर के भाव उभर आए। हो सकता है यह क्लेश बिजली हो। धमाका! बिजली का दूसरा बोल्ट पानी की टंकी जितनी मोटी उतरा। उसने फिर से अर्जुन की पीठ पर वार किया। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी छाती में छेद कर दिया गया हो। वह जमीन पर पड़ा था, हिलने डुलने में असमर्थ। हालांकि उसे लगा कि यह विपत्ति बिजली उस विपत्ति बिजली से कहीं कमजोर थी जिसका सामना नीला ड्रैगन ने ऊपर चढ़ते समय किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि चूंकि उसके पास ड्रैगन के शरीर का केवल 1/3 हिस्सा ही था, इसलिए उसके सामने आई क्लेशकारी बिजली अपेक्षाकृत कमजोर थी? तीसरे क्लेश की बिजली एक महल के खंभे की तरह थी। कष्टदायक बिजली ने अर्जुन की पीठ पर प्रहार किया, जिससे अर्जुन का पूरा शरीर उछल गया। नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह सचमुच मर जाएगा। अपनी अद्भुत इच्छा शक्ति पर भरोसा करते हुए अर्जुन अचानक घूम गया और पालथी मारकर बैठ गया। उसके हाथ उसके डेंटियन में धंस गए और तेजी से थंडर के 9 रूपांतरणों का संचार करने लगे। मेरे पास एक दिव्य श्रेणी की बिजली शिरा है और मेरे पास वज्र के 9 परिवर्तन भी हैं। मेरे शरीर में अभी भी 2 विश्व संहारक दिव्य बिजली हैं। उसे विश्वास नहीं था कि वह इस कमजोर बिजली के संकट का सामना नहीं कर पाएगा। अध्याय 1162। हर कोई हिलने में असमर्थ था। एक एक करके जमीन पर लेट गया, लगातार दूर जा रहा था, डर रहा था कि अर्जुन उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। अर्जुन के साथ जो कुछ हो रहा था उससे हर कोई उलझन में था और वे अपने दिलों में बहुत भयभीत भी थे। मन ही मन उसने सोचा कि अर्जुन ने कोई अजीब गोली खा ली है, लेकिन अंत में उस पर बिजली गिर पड़ी। बहुत कम लोग थे जो क्लेश बिजली शब्द के बारे में सोच पा रहे थे। यहाँ तक कि गुवान जियाओ को भी यकीन नहीं था कि उसके विचार सही थे या नहीं। अंत में यह अर्जुन का क्षेत्र और क्लेश बिजली की शक्ति थी जिसने गुवान जियाओ को इस बेतुके विचार को छोड़ने के लिए प्रेरित किया।
भूत डॉक्टर, यह क्या है? डुओ गुवान जियो के पास चढ़ गया और डरते हुए पूछा। गुवान जियाओ ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, ये किसी प्रकार की बॉडी रिफाइनिंग पिल जैसी दिखती है। क्या ये 7वीं कक्षा है? विशेषज्ञ ने जल्दी से पूछा। गुवान जियाओ ने अपना सिर हिलाया, उसने जो दृश्य अनुभव किया वह सभी T7 औषधीय गोलियों के वर्णन के अनुरूप नहीं है। अर्जुन के शरीर पर कोई भी ड्रैगन विशेषता नहीं थी, इसलिए गुवान जियो बिजली क्लेश और ड्रैगन रक्त गोली को एक साथ जोड़ने में असमर्थ था। उसे भूल जाओ, पहले उसकी चोटें ठीक करो। गुड फॉर्चून हॉल में प्रवेश करने से पहले उसके लगभग ठीक होने का इंतजार करो। गुवान शियाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली और अभ्यास करने बैठ गई। क्या अब तुम उसे मारना नहीं चाहते? और पूछो। गुवान जियाओ की आंखें नहीं खुली और उसने उदासीनता से कहा, उस बदमाश को उसके शरीर को शुद्ध करने वाली अवस्था में औषधीय गोलियों द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित किया गया है। यदि आप नहीं चाहते हैं तो आप जाकर उसे मार सकते हैं। डोडुओ ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। यहाँ तक कि गुवान जियो भी असफल रहा, इसलिए वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि अपनी जान जोखिम में डाले। अर्जुन पर आक्रमण करने वाली विप्तिपूर्ण बिजली अधिक बार और अधिक शक्तिशाली हो गई। अर्जुन को नहीं पता था कि क्लेश बिजली कब समाप्त होगी, इसलिए वह इसे केवल सहन कर सकता था। उसी समय उसने अपने हृदय में क्लेश शब्द की स्मृतियों को खोजना शुरू कर दिया। क्लेश बिजली वास्तव में 2 प्रकारों में विभाजित थी। एक को अवतार क्लेश कहा जाता था और दूसरे को आरोही क्लेश कहा जाता था। स्वर्गीय क्लेश के 9वें स्तर को आरोही क्लेश कहा जाता था। इस प्रकार का क्लेश बिजली की तरह बेहद भयानक था। 10 में से 9 लोग मर जाते थे। जहां तक अवतार क्लेश की बात है, ये बिजली के क्लेश जैसा था जो तब घटित होता था जब मछली ड्रैगन गेट को फांदकर ड्रैगन में बदल जाती थी। उसी समय ड्रैगन में परिवर्तित बार ड्रैगन भी इसका सामना करता था। इस समय अर्जुन शांत हो गया और उसने विश्लेषण किया कि जो कुछ वह सहन कर रहा था वह एक अवतार क्लेश होना चाहिए। ये भी अफवाह थी कि 9 पूंछ वाली लोमड़ी नाम का एक बहुत ही स्वर्ग विरोधी दानव था। इस तरह की चीज पूंछ के साथ पैदा होती है। भविष्य में जैसे जैसे किसी की ताकत बढ़ती जाएगी, हर बढ़ती पूंछ पर बिजली का प्रकोप होगा। अगर वह संकट पार नहीं कर पाता तो एक पूंछ गिरा देता, अगर वह सफल हो जाता तो एक और पूंछ जोड़ देता, ज्यादा से ज्यादा 9 पूंछों तक पहुंच पाता। उस समय वह हवा बुलाता और बारिश बुलाता और सर्वशक्तिमान हो जाता। 9 पूंछ वाली लोमड़ी ने जो अनुभव किया वह सबसे विशिष्ट अवतार क्लेश था। अवतार का क्लेश आरोही क्लेश से कहीं ज्यादा सुरक्षित था। आमतौर पर यह घातक नहीं होता और केवल अपने मूल रूप में वापस आ जाता। हालांकि अर्जुन द्वारा अनुभव किया गया अवतार कष्ट घातक था। यदि वह कष्ट पार करने में असफल रहा और उसे उसके मूल रूप में वापस लाया गया तो उसका मांस और रक्त ड्रैगन रक्त का भार सहन नहीं कर पाएगा। उस समय वह औषधीय गोली की शक्ति से मारा जाएगा। यद्यपि उस पर बिजली नहीं गिरी थी, फिर भी वह कैसे नहीं मरा? मुझे इसे उठाना ही होगा, मुझे इसे उठाना ही होगा। अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में बिजली चमक रही थी। जब बिजली की ये चमक अर्जुन के शरीर पर पड़ती तो उसके शरीर पर प्रकाश का एक गोलाकार धब्बा छोड़ जाती। समय के साथ मांस, हड्डियां और शिरोबिंदु धीरे धीरे नष्ट हो गए, लेकिन अगली बार बिजली गिरी जिससे प्रकाश का एक नया बिंदु निर्मित हुआ। अर्जुन को लगा कि उसके शरीर के जिस भी हिस्से पर बिजली गिरेगी वह मानो बिजली से बपतिस्मा ले रहा है। जब उसके कंधे पर बिजली गिरेगी तो उसका कंधा चमकने लगेगा। जब रोशनी फीकी पड़ेगी तो मांस और खून का ये टुकड़ा अजगर के खून में मिल जाएगा। हालांकि अर्जुन को जिस बात ने सबसे अधिक परेशान किया वह ये थी कि वहां बहुत अधिक क्लेशकारी बिजली के बोल्ट थे। क्लेश बिजली के बारे में लोगों की समझ अक्सर गलतफहमी में बदल जाती थी। वे सभी जानते थे कि क्लेश बिजली 9981 बार होती है, लेकिन मुख्य शब्द टाइम्स है, न कि दाओ। सभी ने सोचा कि क्लेश बिजली 9981 थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। क्लेशकारी बिजली के गिरने की पहली संख्या 1 थी। हर बार जब क्लेशकारी बिजली गिरती थी तो वह कुल 9 बार गिरती थी। उसके बाद क्लेश की 2 बिजली एक साथ गिरी, 9 बार गिरी और फिर एक साथ 9 बिजली गिरी। इस तरह कुल मिलाकर क्लेश की 9981 बिजली गिरी। वास्तव में क्लेश बिजली की कुल संख्या 405 थी। अर्जुन पहले ही 1, 2, 3, 4 की संख्याएं झेल चुका था। इस समय वह 5वां दौर झेल रहा था। आकाश में एक साथ 5 विनाशकारी बिजली अर्जुन पर गिरी। बिजली की यह मात्रा लगभग इतनी थी कि उसे बिजली का एक समूह कहा जा सकता था। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। 5 विप्तिजनक बिजली के बोल्ट अर्जुन के सिर, कंधों और पैरों पर गिरे। एक और गड़गड़ाहट हुई और कष्टदायक बिजली ने अर्जुन की गर्दन, पीठ, पैरों और बाहों पर प्रहार किया। अर्जुन ने दांत पीसकर विरोध किया। इस अद्भुत दृश्य ने न केवल सभी को स्तब्ध कर दिया बल्कि उनके दिलों में अतुलनीय दहशत भी पैदा कर दी। इस समय सभी अपनी साधना से लगभग उबर चुके थे। अपनी स्वतंत्र गतिशीलता के साथ वे सभी गुड फॉर्चून हॉल की ओर वापस दौड़ पड़े। अर्जुन के अलावा गुड फॉर्चून हॉल में कोई और नहीं था।
7वीं बार अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसकी पूरी पीठ झुक गई। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। यह 8वीं बार है। अर्जुन ने थंडर और कैरी ऑन के 9 रूपांतरणों को प्रसारित करना जारी रखा। 9वीं बार पुनर्जन्म के अगले चक्र में 6 बिजली के बोल्ट उतरे। निश्चित रूप से आकाश से बिजली की 6 कौंधें अर्जुन के शरीर पर गिरीं। क्लेश की बिजली से होने वाला दर्द सीधे दिल पर वार कर सकता है और उसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। अर्जुन की चेतना पहले ही हैकिंग के कारण धुंधली हो चुकी थी, लेकिन उसने अपनी जीभ की नोक को जोर से काटा और खुद को जगाने के लिए मजबूर किया। यदि कोई विश्राम होता तो वह क्लेश की बिजली में मर जाता। बड़ी मुश्किल से वह 6ठे पुनर्जन्म से बच पाया और 7वां पुनर्जन्म आने वाला था। 7 भयंकर बिजली गिरी। अब तक अर्जुन एक बहुत ही अलौकिक अवस्था में पहुंच चुका था। यह अवस्था बहुत ही अजीब थी, बिल्कुल किसी बेहद मुश्किल परिस्थिति में फंसे व्यक्ति की तरह। अपनी तंद्रा को पूरी तरह से सहने के बाद वह वास्तव में अच्छे मूड में था। एक व्यक्ति जो ठंड से मरने वाला था, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर गर्म हो रहा है, इससे पहले कि वह ठंड से मर जाए। अर्जुन अभी भी विरोध कर रहा था, लेकिन उसके पास पहले से ही अपने शरीर के अंदर देखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा बाहर निकलकर अवचेतन अवस्था में प्रवेश कर गई हो और धीरे धीरे उसकी बाहों, जांघों और अन्य मांस और रक्त में तैरने लगी हो। जब उसने देखा कि उसके शरीर पर बिजली गिर रही है तो उसका मांस और खून भी फट गया। जिस समय ये दहा, उसी समय मांस और रक्त में परिवर्तन हुआ और पुनर्रचना हुई। जीवन की एक नई संरचना में विकसित हुआ। जब वह 8वें पुनर्जन्म में पहुंचा तो उसका शरीर भी शिथिल होने लगा। उस ड्रैगन का खून मेरे शरीर में मिल गया होगा, अर्जुन ने मन ही मन खुद से कहा। इसलिए मेरी शारीरिक क्षमता मजबूत हो गई है और इस विपत्ति बिजली के प्रति मेरी प्रतिरोधक क्षमता में भी काफी सुधार हुआ है। अर्जुन को भी थोड़ा सुकून महसूस हुआ। वह चाहता था कि और भी ज्यादा कष्टदायक बिजली उसके शरीर को धोए। अर्जुन को पता नहीं था कि गुड फॉर्चून हॉल में क्या हो रहा था। वह केवल इतना जानता था कि वह इससे पार पा लेगा। क्लेश बिजली अंतिम और 9वें पुनर्जन्म पर आ गई थी। आसमान में गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इस बार हर बार गिरने वाली विपत्तिपूर्ण बिजलियों की संख्या 9 थी। अध्याय 1163 ड्रैगन रक्त की गोली को निगलने से व्यक्ति को एजियो ड्रैगन का शरीर प्राप्त होता था। 3 में से 1, 10 में से 3 और उसे 3 भागों वाले ड्रैगन के रूप में प्रशंसा मिली। इस तरह अर्जुन अपने मानव रूप का 2/3 हिस्सा बनाए रखेगा, जिससे वह ड्रैगन में बदले बिना मानव के रूप में जीवन जीना जारी रख सकेगा। ये 5वीं बार था। 5वीं बार क्लेशकारी बिजली की 9 कड़कें एक साथ गिरी। अर्जुन तो खड़ा ही हो गया था। उसने अपनी कृपाण ऊंची उठाई और एक ऐसी गर्जना की जिससे आकाश हिल गया। उस पर विपत्तिजनक बिजली की 9 कड़कें गिरी, जिससे उसका पूरा शरीर चमक उठा। तभी एक मार्शल आर्टिस्ट दयनीय चीख के साथ गुड फॉर्चून हॉल से बाहर भागा। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी नीली लौ जल रही थी। भागते हुए वह पागलों की तरह अपने शरीर को कुचला रहा था। फॉर्चून हॉल के प्रवेश द्वार से मात्र 5 मीटर की दूरी पर इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि वह नीली लपटों में जलकर राख नहीं हुआ, बल्कि जमीन पर उगने वाले एक अजीब आकार के पौधे में बदल गया। इस दृश्य ने अर्जुन की खोपड़ी को सुन्न कर दिया। गुड फॉर्चून हॉल में असामान्यताएं कभी नहीं रुकी। कभी कभी जहर देकर मारा गया कोई व्यक्ति बाहर आ जाता था। कभी कभी कोई व्यक्ति यात्रा के बीच में ही बाहर निकल जाता और पत्थर की मूर्ति में बदल जाता। ये सभी लोग महल से बाहर भागना चाहते थे और जहर की गोली का विरोध करने के लिए अपने डिपक्यूई का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। मरने से पहले वे सब अनिच्छा से अर्जुन को देख रहे थे। उनकी आंखें आक्रोश से भरी थीं। उन्हें इस बात से घृणा थी कि अर्जुन क्यों नहीं मरा, बल्कि इस बात से घृणा थी कि वे पहले क्यों मर गए। अर्जुन ने पहले ही 7वीं बिजली का बोल्ट उठाना शुरू कर दिया था। अचानक महल से जोरदार हंसी की आवाज आई। हा 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 हा, स्वर्गीय पीली गोली। मैंने T7 स्वर्गीय पीली गोली खा ली है। इसके तुरंत बाद एक आकृति तेजी से बाहर भाग गई। लॉन्ग जिंगयुन। अर्जुन दंग रह गई। जो व्यक्ति बाहर भागा था वह असल में लॉन्ग जिंगयुन था। उसने दूसरी गोली ले ली। लॉन्ग जिंगयुन के शरीर पर शुभ बादलों की एक धुंधली परत छा गई। महल के द्वार की ओर दौड़कर वह जल्दी से पालथी मारकर बैठ गया और स्वर्गीय पीली गोली के साथ सहयोग करने के लिए ध्यान करने लगा। जियांग बेई, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने वह गोली खा ली जो तुमने पहली बार उठाई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह T7 स्वर्गीय पीली गोली होगी। लॉन्ग जिंगयुन ने अर्जुन को क्रूरता से देखा क्योंकि वह अपनी साधना का संचालन कर रहा था। अर्जुन ने आह भरी। ये सच ही होगा। पहली और दूसरी बार जब उसने उन्हें उठाया था तो वे निश्चित रूप से ग्रेड 7 की गोलियां थीं। ये बहुत बढ़िया है। ये सचमुच बहुत बढ़िया है। लॉन्ग जिंगयुन उत्साह से चिल्लाया तो एक स्वर्गीय पीली गोली 2 पंथ परिवर्तन गोलियों और एक क्षेत्र तोड़ने वाली गोली के बराबर है। अर्जुन हैरान रह गया। कहने की जरूरत नहीं कि पंथ परिवर्तन की गोली किसी की साधना को एक गोली बढ़ा सकती है।
जहां तक दायरे तोड़ने वाली गोली की बात है, ये दायरे पार करते समय खाई जाने वाली सबसे ज्यादा गोलियों में से एक थी। यह एक सुपर ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन गोली के बराबर थी। इस प्रकार की गोली किसी मार्शल कलाकार को बिना किसी बाधा के दो महान लोगों के बीच आसानी से घूमने की अनुमति दे सकती है। दूसरे शब्दों में, लॉन्ग जिंगयुन की आंखों में अचानक एक तेज रोशनी चमक उठी और एक पीली रोशनी सीधे आसमान में फैल गई। ये रोशनी आकाश में विशाल आंखों के जोड़े में संघनित हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे इन आंखों ने आसमान के आर पार देख लिया हो। इसके बाद उसकी आंखें धीरे धीरे ओझल हो गईं, लेकिन आकाश में अजीबोगरीब घटनाएं रुकी नहीं। तरह तरह की अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती रहीं और लॉन्ग जिंगयुन का राज्य सचमुच भाग्य के राज्य में पहुंच गया था। वह सौभाग्य के पहले चरण के शुरुआती चरण में पहुंच गया था। सौभाग्य की जय हो, यह एक प्राकृतिक घटना है। उसके शरीर में स्वर्गीय पीली गोली का असर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। उसने जो कहा था उसके अनुसार उसका राज्य अभी भी ऊंचा उठेगा। उसे महान भाग्य के प्रथम चरण के अंतिम चरण तक या यहाँ तक कि भाग्य के द्वितीय चरण तक पहुँचने में सक्षम होना चाहिए। इस समय एक काली छाया गुवानजियो का पीछा कर रही थी। गुवानजियो क्षैतिज रूप से आगे बढ़ा और लॉन्ग जिंगयुन की छाती की ओर एक भयंकर हथेली के प्रहार से वार किया, जिसे वह अपनी साधना तकनीक से विकसित कर रहा था। भिन्न भिन्न काली गैस हवा में फैल गई और लॉन्ग जिंगयुन के शुभ बादलों पर एक काले हथेली का निशान दिखाई दिया। लॉन्ग जिंगयुन ने व्यंग्य किया, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, एक T7 गोली निगल लो। गोली के प्रभाव को परिष्कृत करने से पहले मैं गोली से सुरक्षित रहूंगा। तुम मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। गुवानजियो इतनी ईर्ष्यालु थी कि वह पागल होने वाली थी। वह तेजी से लॉन्ग जिंगयुन के चारों ओर तैरने लगी और लगातार अपनी हथेली से उसे मारती रही। काली हथेलियां सभी संक्षारक थीं, लेकिन वे सभी शुभ बादलों द्वारा रोक दी गईं। इस समय आकाश में पुनर्जन्म के 9वें चक्र में बिजली के अंतिम 9 बोल्ट उतरने वाले थे। इस समय का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि गुवानजियो, जिसके पास लोगों को यातना देने के लिए सभी प्रकार के तरीके हैं, वह मृत्यु से सबसे अधिक डरता होगा। अंत में आप एक भी गोली खाने की हिम्मत नहीं करेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आखिरी बार आकाश से 9 बिजली की कौंधें गिरी। अर्जुन पर गिरने के बाद 9 विनाशकारी बिजली की चमक तुरंत गायब नहीं हो गई। इसके बजाय बिजली की 9 कौंधें तेजी से अर्जुन के शरीर से होकर गुजरी, उसके अंगों और हड्डियों के बीच से गुजरी और उसे अंतिम बार बपतिस्मा दिया। इस प्रक्रिया के दौरान अर्जुन बिजली से बंध गया और हिलने या बोलने में असमर्थ हो गया। उसकी आंखें बदलने लगी, उसकी जुबान बदलने लगी, उसके हाथ पैर, छाती, पीठ, गर्दन और कमर सभी में जबरदस्त बदलाव आए। 3 भागों वाला ड्रैगन शरीर आकार लेने वाला था। गुवानजियो ने गुस्से से दांत पीस लिए। वह न तो अर्जुन पर हमला कर सकती थी, न ही लॉन्ग जिंगयुन पर, लेकिन अचानक उसने कुछ ऐसा किया जिससे अर्जुन और अन्य लोग आश्चर्यचकित हो गए। गुवानजियो अचानक आसमान में उड़ गया और गुड फॉर्चून हॉल के निकास द्वार के ऊपर जमीन पर लेट गया। पहली नजर में अर्जुन को गुवानजियो का इरादा समझ में नहीं आया, लेकिन लॉन्ग जिंगयुन पहले ही उपहास कर चुका था। इसके बाद मार्शल आर्टिस्ट महल से बाहर निकलने लगे। उनमें से ज्यादातर ने पहले मर चुके मार्शल आर्टिस्टों की दुखद स्थिति देखी थी और वे खुद गोलियां निगलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। सबसे पहले 2 मार्शल कलाकार गुड फॉर्चून हॉल से बाहर निकले। वे दोनों अभी दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि गुवानजियो मुख्य दरवाजे के ऊपर बाहरी दीवार पर छिपकली की तरह लेट गई। उसने अचानक अपना बड़ा मुंह खोला और दोनों मार्शल आर्टिस्टों को अपने मुंह में ले लिया। उन्होंने मिलकर चबाया और दोनों को जिंदा निगल लिया। ये देखकर अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपना मुंह चौड़ा करके बाहर निकले स्वर्गीय शिखर के योद्धाओं को याद दिलाना चाहा। हालांकि उसके शरीर में 9 क्लेश बिजली के बोल्ट बपतिस्मा दे रहे थे, जिससे कोई आवाज नहीं हो रही थी, यहाँ तक कि एक साधारण इशारा भी नहीं किया जा सकता था। अर्जुन ने उत्सुकता से लॉन्ग जिंगयुन को देखा। हालांकि लॉन्ग जिंगयुन भी अपने उत्थान के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। उसकी आंखें भी कसकर बंद थीं और उसके पूरे शरीर से सफेद धुंध उठ रही थी। इसी समय 3 और लोग गुड फॉर्चून हॉल से बाहर चले गए। गुवानजियो ने अपना मुंह चौड़ा खोला और उन तीनों को निगल लिया। जैसे ही वह मार्शल आर्टिस्ट को चबा रही थी, वह एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ अर्जुन की आंखों में देख रही थी। अर्जुन उस नजर को लंबे समय तक नहीं भूल पाएगी। वह अब मनुष्य नहीं थी। गुवानजियो ने अपने मुंह के कोने पर लगे खून को चाटा और बहुत धीमी आवाज में कहा, हालांकि मैं गोलियां खाने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन ये मार्शल आर्टिस्ट मेरी गोलियां हैं। 40-50 स्वर्गस्काय क्षेत्र के योद्धा एक के बाद एक महल से बाहर निकले। उनमें स्वर्ग पुत्र शिखर के योद्धा और आकाश गहन संप्रदाय के योद्धा भी थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी गुवानजियो द्वारा खा लिए गए। ठीक इसी क्षण गुवानजियो का पूरा शरीर काली रोशनी से खिल उठा और उसका दायरा ढीला पड़ गया।
भाग्य लोक। अर्जुन का दिल धड़क उठा। जिस मार्शल आर्टिस्ट को गुवान शियाओ ने खाया था वह असल में उसके शरीर को फिर से ताकत दे सकता था। गुवान जियाओ इतनी उत्साहित थी कि वह लगभग पागल हो गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसका सुंदर चेहरा असाधारण रूप से विकृत हो गया था। धमाका। गुवान जियाओ के शरीर से एक काली रोशनी आकाश में फैल गई। काली रोशनी हवा में एक राक्षस की चकित रूपरेखा में संघनित हो गई। कुछ ही देर बाद राक्षस की आकृति धीरे धीरे लुप्त हो गई और विभिन्न विषैले जीवों के आकार में बदलने लगी। वहां विषैले सांप, बिच्छू, मकड़ियां और यहाँ तक कि बड़ी संख्या में भूत प्रेत भी दिखाई देने लगे। पूरा आकाश भूत प्रेतों के रोने और भेड़ियों के गरजने की भयानक आवाजों से भर गया। ये भी एक प्राकृतिक घटना थी, लेकिन गुवान जियाओ की घटना लॉन्ग जिंगयुन से पूरी तरह अलग थी। अध्याय 1164। अर्जुन का दिल चिंता से जल रहा था। वह गुड फॉर्चून हॉल में मार्शल कलाकारों को याद दिलाना चाहता था। अर्जुन को इस बात की परवाह नहीं थी कि गहन आकाश संप्रदाय के कितने शिष्य मर गए थे, लेकिन अंदर अभी भी 200 से अधिक स्वर्गपुत्र शिखर मार्शल अभ्यासी थे। गुवान जियो संतुष्ट नहीं थी, वह अभी भी खा रही थी। अगर एक निकलता तो वह एक खा लेती, अगर दो निकलते तो वह दो खा लेती। भाग्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद गुवान जियाओ की ताकत भी कई गुना बढ़ गई थी और उसका खूनी मुंह चौड़ा हो गया था। पहले वह एक बार में अधिकतम 3 मार्शल कलाकारों को ही निगल सकती थी, लेकिन अब वह एक बार में अधिकतम 16 को निगल सकती है। हेवंस क्रायर के 9वें स्तर और फॉर्चून के पहले स्तर के बीच केवल एक छोटा सा क्षेत्र था, लेकिन 2 महान क्षेत्रों के बीच एक अंतर था। यहाँ तक कि 40 से 50 हेवंस क्रायर लेवल 9 विशेषज्ञ भी गुड फॉर्चून लेवल 1 विशेषज्ञ को हराने में सक्षम नहीं होंगे। कितना दुष्ट। लॉन्ग जिंगयुन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। सोचिए कि उसके संप्रदाय के लोग भी एक साथ खाना खाते होंगे। गुवान जियाओ जी अजीब तरह से हंसे। तुम मुझसे कितने बेहतर हो। क्या तुमने उस दिन किसी और से पीली गोली नहीं छीनी थी? ये सुनकर अर्जुन का दिल बैठ गया। ये लॉन्ग जिंगयुन भी गिरने वाला था। हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि मानव स्वभाव पहले से ही ऐसा ही है। वर्तमान परिस्थिति में कौन उदारता से त्याग करेगा? हे, तुम खा सकते हो। लॉन्ग जिंगयुन को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। भाग्य का पहला स्तर भाग्य के दूसरे स्तर से बहुत दूर है। आपने फॉर्चून के पहले स्तर तक पहुंचने के लिए 50 से अधिक हेवंस क्रायर रियल मार्शल कलाकारों को खाया, लेकिन यदि आप दूसरे स्तर तक पहुंचना चाहते हैं तो मुझे डर है कि आपको 300 से 400 और खाने होंगे। कोई बात नहीं, यहाँ बहुत से लोग हैं, मैं खा सकती हूँ। गुवान जियाओ ने अपने होंठ चाटे। तभी गुड फॉर्चून हॉल से लोगों का एक समूह प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था कि वे 40 से ज्यादा लोग थे। जब आगे की पंक्ति के लोग बाहर आ गए थे, गुवान जियाओ चुपचाप दीवार पर लेटा रहा और कोई हरकत नहीं की। जैसे ही 40 से ज्यादा लोग दरवाजा छोड़कर गए, गुवान जियाओ चुपचाप दीवार पर लेटा रहा। गुवान जियाओ अचानक एक भूत की तरह नीचे झपटा। कई मार्शल कलाकारों को मौत का खतरा महसूस हुआ और उन्होंने जल्दी से अपने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। आकाश से एक विशाल रक्त बेसिन नीचे उतरा और एक ही झटके में 15 लोगों को निगल गया। अन्य 20 से अधिक लोग इतने भयभीत हो गए कि उनके हृदय और पित्ताशय फट गए तथा वे पागलों की तरह गुड फॉर्चून हॉल की ओर भागने लगे। गुवान जियाओ उतरा और उसने काली गैस की एक परत से दरवाजा बंद कर दिया, जो 20 से अधिक मार्शल कलाकारों से टकरा रही थी। इसके तुरंत बाद गुवान जियाओ ने खुद को बाहर फेंक दिया और एक ही बार में 13 अन्य लोगों को निगल लिया। अंतिम मार्शल कलाकार पहले से ही बुरी तरह डर गया था। वह बुरी तरह चिल्ला रहा था क्योंकि वह उड़ते हुए ड्रैगन संप्रदाय में और भी गहराई तक भाग रहा था। इस समय एक अजीब दृश्य सामने आया। गुवान शियाओ अचानक हवा में उठी। उसका शरीर कांप उठा और उसकी पीठ से अनगिनत काले धागे निकल आए। वे धागे आपस में गुंथकर एक काले मकड़ी के जाले में बदल गए। स्वूश स्वूश स्वूश। गुवान जियाओ ने अपना मुंह खोला और अपनी जीभ की नोक से 16 काले मकड़ी के रेशम बाहर निकाले। संयोग से जान बचाकर भाग रहे 16 लोग मकड़ी के रेशे की चपेट में आ गए। कमर में लिपटते ही उन्होंने तुरंत चींची की आवाज निकाली। मकड़ी के रेशे ने तेजी से उनके शरीर को जंग लगा दिया और उनके मांस रक्त को चीर डाला। गुवान जियाओ ने अपने पैर पीछे खींच लिए और वे सभी 16 मकड़ी के जाले पर गिर पड़े। वह वास्तव में एक मकड़ी की तरह थी, मकड़ी के जाल पर रेंगते हुए, एक बार में एक आती हुई, एक बार में एक आती हुई, सभी मार्शल कलाकारों को निगलती हुई। तुम सबको खाना चाहते हो? लॉन्ग जिंगयुन की आंखें ठंडी हो गईं और उसके शरीर से एक चमकदार चमक फूट पड़ी। सफलता। लॉन्ग जिंगयुन का राज्य आश्चर्यजनक रूप से सौभाग्य के दूसरे स्तर तक पहुंच गया था। उसने तुरंत अपनी विशाल तलवार निकाली और गुवान जियाओ की ओर दौड़ा। तुम किस तरह के नेक इंसान हो? क्या तुम मुझे रोकने आए हो? गुवान जियाओ जी अजीब तरह से हंसा। लॉन्ग जिंगयुन ने व्यंग्य किया, अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका तो तुम सचमुच सौभाग्य के दूसरे स्तर पर पदोन्नत हो जाओगे। उस समय क्या मैं मौत को दावत नहीं दे रहा होऊंगा? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लॉन्ग जिंगयुन ने अपना हाथ घुमाया और एस्ट्रल क्यूई तलवार की रोशनी की एक किरण प्रकट हुई।
गुवान जियाओ ने कहा, मैंने अपने आप को बहुत अधिक महत्व दिया। वह भूमि और मकड़ी के जाल से कूद गई और लॉन्ग जिंगयुन को थप्पड़ मारा। तलवार की रोशनी उसकी हथेली से टकराई और तलवार की रोशनी वास्तव में उड़ गई। ये कैसे संभव है? लॉन्ग जिंगयुन चौंक गया। आप तो भाग्य के केवल पहले स्तर पर हैं। गुवान जियाओ अजीब तरह से हंसा और आगे बढ़ा, लगातार अपनी हथेलियों को लॉन्ग जिंगयुन के चारों ओर थपथपाता रहा। लॉन्ग जिंगयुन का शरीर कांप उठा, जिससे स्वर्णिम ज्वाला मेरिडियन की आभा निकली। सुनहरी लपटें तेजी से जल रही थीं और वह गुवान जियाओ के साथ पीछे की ओर तैर रहा था, एक एक तलवार से वार कर रहा था। तलवार और हथेली का ऐसा युद्ध छिड़ा कि मानो आसमान हिल गया हो। गड़गड़ाहट की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं। गुवान जियाओ की ताकत ने लॉन्ग जिंगयुन को एक सिर से दबा दिया था, लेकिन गुड फॉर्चून के दूसरे स्तर पर मौजूद लॉन्ग जिंगयुन को मारना अभी भी थोड़ा कम था। इस समय अधिक मार्शल कलाकार गुड फॉर्चून हॉल से बाहर चले गए। गुवान जियाओ की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत लॉन्ग जिंगयुन को छोड़ दिया और मार्शल कलाकारों की ओर झपटा। आओ! बादलों में अजगर की दहाड़ गूंज उठी। अर्जुन का बिजली का क्लेश सफल हो गया था। उसके पूरे शरीर से एक अत्याचारी ड्रैगन जैसी आभा निकल रही थी, जिससे हजारों फीट की नीली रोशनी फैल रही थी, जिससे पूरा क्षेत्र इतना प्रकाशित हो रहा था कि वह चकाचौंध और चकाचौंध हो रहा था। क्या? गुवान जियाओ का शरीर अचानक अकड़ गया। क्या शक्तिशाली आभा है! लॉन्ग जिंगयुन ने भी अर्जुन को आश्चर्य से देखा। ये किस तरह की शक्ति है? धीरे धीरे नीला प्रकाश अर्जुन के शरीर में वापस सिमटने लगा। वह रोशनी से बाहर आया और अपने हाथ ऊपर उठाकर अपनी बांह को देखने लगा। उसकी त्वचा बेदाग थी, जैड की तरह चिकनी, बिना किसी उभरी हुई मांसपेशियों या धातु की चमक के, एक नवजात शिशु की तरह सफेद और कोमल। मैं अंततः बाहर आ गया। गुवान जियाओ ने तुरंत अपना कोड़ा निकाला और एक काली आभा फेंकी। पापा! गैंग ने अर्जुन की ठोड़ी पर जोरदार प्रहार किया, जिससे अर्जुन का सिर थोड़ा झुक गया, लेकिन फिर अर्जुन ने अपना सिर फिर से सीधा कर लिया, बिना किसी चोट के। तुम! गुवान जियाओ दंग रह गई। उसने अर्जुन की ओर तेजी से काला कोड़ा घुमाया और काली आभा की अनगिनत लंटें अर्जुन के शरीर पर गिर पड़ीं। अर्जुन के कपड़े फट गए थे, लेकिन उसका शरीर अभी भी 1 इंच भी अलग नहीं हुआ था। क्या बकवास है! लॉन्ग जिंगयुन चौंक गया। ये भाग्य के पहले स्तर का डिपक्यूई है। ये स्वर्ग की खोज के 9वें स्तर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गुवान जियाओ का अगला चाबुक आया। अर्जुन ने अचानक हाथ उठाया और चाबुक पकड़ लिया। उसने चाबुक से गुवान जियाओ को अपने सामने खींच लिया और फिर एक ड्रैगन मुट्ठी गुवान जियाओ के चेहरे पर दे मारी। गुवान जियाओ को इस हद तक पीटा गया कि उसका पूरा शरीर तेजी से घूमने लगा और एक काले प्रकाश वाले शीर्ष में बदल गया, जिससे हवा में मधुमक्खियों की चीखें निकलने लगी। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और दुष्वप्न कृपाण दूर से उड़कर आया और सटीक रूप से अर्जुन की हथेली पर आ गिरा। अर्जुन उछल पड़ा और अपनी कृपाण उठा ली। ची! कृपाण की रोशनी की एक लकीर आकाश में फैल गई। उस पागलों की तरह घूमते हुए गुवान जियाओ के पूरे शरीर को अर्जुन ने 2 भागों में विभाजित कर दिया। अर्जुन हल्के से जमीन पर उतरा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लॉन्ग जिंगयुन ने अर्जुन को देखा और इतना हैरान हुआ कि वह अवाक रह गया। गुड फॉर्चून हॉल से बाहर निकले कई मार्शल कलाकार भी ये दृश्य देखकर अचंभित रह गए। अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़े विशाल कृपाण का वजन किया। उसके शरीर ने कृपाण में ड्रैगन के खून की बूंदों को पहले ही महसूस कर लिया था। इस समय एक नीला ड्रैगन अचानक विशाल कृपाण से बाहर उड़ गया। नीला ड्रैगन एक प्रेत था जो अर्जुन के शरीर के चारों ओर हरे रेशम की तरह लिपटा हुआ था। औजार आत्मा! लॉन्ग जिंगयुन टहलने के लिए पीछे हट गया। उसकी अभिव्यक्ति सदमे से पीली पड़ गई। अर्जुन की कृपाण में मौजूद कलाकृति आत्मा अंततः जाग उठी थी। नीला ड्रैगन धीरे धीरे अर्जुन के शरीर के चारों ओर घूम रहा था, ऊपर नीचे तैर रहा था, मानो अर्जुन एक ड्रैगन सवार हो। अध्याय 1165। कृपाण के साथ एक कलाकृति आत्मा का होना जीवन के बराबर था। कृपाण आत्मा के जागृत होने से पहले ये हमेशा अर्जुन ही था जिसने अपनी लड़ाई, रक्त और इच्छाशक्ति का उपयोग करके विशाल कृपाण का पोषण किया था। जहां तक कृपाण आत्मा के जागरण का प्रश्न है, यह अपने स्वामी को पोषण प्रदान करेगा तथा उसे मजबूत युद्ध शक्ति और रक्षा प्रदान करेगा। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी एस्ट्रल क्यूई, शक्ति और रक्षा सभी में 30% की वृद्धि हुई थी। दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार सभी कृपाण रोशनी और तलवार रोशनी थे जो डिपक्यूई के हथियारों से गुजरने के बाद बाहर फेंक दिए गए थे, और वे सभी कृपाण रोशनी की शक्ति से धन्य थे। हालांकि अर्जुन की जागृत कृपाण आत्मा ने सीधे अर्जुन के आशीर्वाद को बढ़ा दिया। हा 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 हा। अचानक आकाश से जोरदार हंसी की आवाज आई। अर्जुन ने भौहें सिकुड़ी और आसमान की तरफ देखा। यह आवाज गुवान जियाओ की थी, लेकिन क्या उसकी कमर पहले ही कट चुकी थी? सब लोग भी डर के मारे आसमान की तरफ देखने लगे। इस वक्त हर कोई बेवजह हैरान था। आकाश में बड़ी मात्रा में काली गैस संघनित होने लगी, जिससे गुवान जियाओ की छाया बनने लगी।
हालांकि उसका शरीर बिल्कुल अलग था। उसके पीछे चमगादड़ जैसे दिखने वाले पंखों का एक जोड़ा उगाया था। हालांकि पंखों के ऊपरी हिस्से पर कांटेदार पंजे थे। उसके सिर के ऊपर 2 घुमावदार काले सींग दिखाई दिए। उसकी आंखें काली थीं और उसके मुंह से एक काला तरल पदार्थ निकल रहा था। वह धुंध नहीं बल्कि धुआं था और धुआं नहीं बल्कि धुआं था। वह बदल गया है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। दूसरी ओर गुवान जियाओ के पेट में एक गहरा घाव था। इस घाव ने उसे लगभग 2 टुकड़ों में बांट दिया था। ऐसा लग रहा है कि अर्जुन का कृपाण प्रहार अभी विफल नहीं हुआ, लेकिन यह उसे चीरने के लिए पर्याप्त नहीं था। स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव, हा हा हा। गुवान जियाओ जोर से हंसा। आखिरकार मैं स्वर्ग निगलने वाले दानव के साथ पूरी तरह से मिल गया हूँ। उसकी आभा और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। वह पहले से 5 गुना ज्यादा मजबूत है। लॉन्ग जिंगयुन ने अर्जुन को गुस्से से देखा। कमीने, तुमने क्या किया? अर्जुन ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसे एहसास हुआ कि गुवान जियाओ का बदलाव असल में उससे जुड़ा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गुवान जियाओ के शरीर से ड्रैगन क्यूई की कई लड़ियां निकलीं। ये नीली, लाल और पीली हैं। इस ड्रैगन क्यू की वजह से गुवान जियाओ अभी भी स्वर्ग भक्षक दानव के साथ पूरी तरह से घुल मिल नहीं पा रही थी, लेकिन अर्जुन की कृपाण ने इस ड्रैगन क्यू को बाहर कर दिया था। इसके बजाय इसने उसकी मदद की। ये ड्रैगन क्यू है, इसे छीन लो। सभी मार्शल आर्टिस्ट पागल हो गए और उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं रही। वे सब आसमान में उड़ गए और बेतहाशा ड्रैगन क्यू को निगल गए। ये ड्रैगन क्यू अर्जुन के लिए अर्थहीन था। उसने उच्चतम श्रेणी की स्वर्ण ड्रैगन क्यू को अवशोषित कर लिया था और अन्य ड्रैगन क्यू खाना तो बस एक बूंद के बराबर था। चूसना। गुवान जियाओ ने मुंह भर लार निगल ली और लॉन्ग जिंगयुन और अर्जुन को लालच से देखा। तुम दोनों को खाने के बाद मेरा राज्य फिर से उठ खड़ा होगा। स्वूश। हर कोई दंग रह गया। डिपर क्यू तलवार की रोशनी की एक किरण गुवान जियो के शरीर में घुस गई। हालांकि इससे पहले कि तलवार की रोशनी गुवान जियाओ के शरीर से बाहर आ पाती, वह अचानक उसके शरीर में वापस चली गई। गुवान जियाओ ने अचानक पलटकर देखा कि लॉन्ग जिंगयुन ने विशाल तलवार पकड़ ली है और अभी भी अपनी तलवार काटने की क्रिया जारी रखे हुए है। क्या? लॉन्ग जिंगयुन चौंक गया। मेरी तलवार की रोशनी उसके द्वारा क्यों अवशोषित कर ली गई? अर्जुन ने अपने दांत पीसते हुए चिल्लाया। उसने पहले से ही स्वर्ग निगलने वाले दानव के सभी गुण विरासत में प्राप्त कर लिए हैं। स्वर्ग निगलने वाले दानव में न केवल अत्यंत मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा प्रतिरोध है, बल्कि यह सीधे आध्यात्मिक ऊर्जा को भी निगल सकता है। शुद्ध एस्ट्रल क्यूई से मत लड़ो। अपनी गोल्डन फ्लेम मेरिडियन का उपयोग करो। एस्ट्रल स्पिरिचुअल क्यूई ही उसे रोक सकती है। जैसे ही उसने ये कहा, अर्जुन आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। उसके हाथ में मौजूद विशाल कृपाण ने गुवान जियाओ पर जोरदार वार किया। आकाश में एक अजगर की धीमी गर्जना सुनाई दी। अत्याचारी शरीर। गुवान जियाओ अजीब तरह से हंसा। असल में वह नंगे हाथों से था। एक झटके के साथ उसने अर्जुन की विशाल कृपाण पकड़ ली और एक भयावह मुस्कान के साथ बोला, छोटा अजगर का बच्चा। ब्लेड उसके तीखे नाखूनों और हथेलियों पर लगा, जिससे आग की लपटें निकलने लगीं। इसके तुरंत बाद गुवान जियो ने वापस आकर 5 तीखे पंजों से अर्जुन का चेहरा पकड़ लिया। अर्जुन ने उसे पकड़ लिया और तेजी से उड़ गया। उसका शरीर तेजी से घूम रहा था। जमीन पर उतरते ही उसने अपना चेहरा छुआ। उसके चेहरे पर 5 बहुत ही हल्की खरोंचें थीं और खून की कुछ बूंदें पहले ही रिस चुकी थीं। गुवान जियाओ ने भी बेतहाशा हंसते हुए कहा, ड्रैगन प्रकार का दानव दमनकारी, लेकिन दानव प्रकार का दानव दमनकारी ड्रैगन। यह एक 2 तरफा सड़क है। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़कर अपनी विशाल कृपाण उठाए और दहाड़ा। ड्रैगन स्पिरिट ब्रेक। छोटे बिजली ड्रैगन द्वारा गुवान जियो की ओर एक सुनहरी आभा कृपाण प्रकाश फेंका गया। गुवान जियाओ ने अपने दाहिने हाथ से कृपाण प्रकाश को पकड़ लिया, लेकिन ये कृपाण प्रकाश कोई साधारण कृपाण प्रकाश नहीं था। यह एक मार्शल कौशल था। स्वूश। गुवान जियाओ की चीखें फूट पड़ीं। उसके दाहिने हाथ की हथेली फट गई थी और उसकी तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच से 2 हिस्सों में कट गई थी, जो दोनों तरफ लटक रही थी। उसने गुस्से से अपने दाहिने हाथ की ओर देखा तो देखा कि उसकी हथेली का मांस और खून हिल रहा है और वह वास्तव में फिर से जुड़ गया है। उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रहार करो। लॉन्ग जिंगयुन अपने हाथ में विशाल तलवार लेकर आगे बढ़ा। यदि तुम उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रहार नहीं करोगे तो तुम उसे मार नहीं पाओगे। डार्क नॉर्थ रोमिंग टाइगर। माउंटेन लीप। लॉन्ग जिंगयुन के पूरे शरीर से सुनहरी लपटों की एक भयंकर ध्वनि निकली। उसका पूरा शरीर एक विशाल सुनहरी ज्वाला वाले बाग में बदल गया, जिसने गुवान जियाओ पर आकाश से जमीन पर भयंकर हमला किया। अर्जुन आगे बढ़ा और गुवान जियाओ की गर्दन पर वार किया। झंकार। विशालकाय काले चमगादड़ के पंखों की एक जोड़ी ने गुवान जियाओ और भयंकर बाघ को अपनी बाहों में जकड़ रखा था। अर्जुन की विशाल कृपाण चमगादड़ के पंख में जा लगी और वास्तव में वापस उछल गई। इस चमगादड़ के पंख की रक्षा वास्तव में बहुत मजबूत है। अर्जुन का दिल कांप उठा। एक पल में चमगादड़ के पंख खुल गए और अंदर से लॉन्ग जिंगयुन की दयनीय चीख सुनाई दी।
गुवान जियाओ लॉन्ग जिंगयुन के कंधे को काट रही थी। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी जब वह अर्जुन को देख रही थी और उसका मुंह अभी भी बिना रुके चबा रहा था। तभी उसके विशालकाय चमगादड़ के पंख अचानक फैल गए और अर्जुन की ओर बढ़ गए। चमगादड़ के पंख के सिरे पर कांटा एक तीखे पंजे की तरह था जो एक अजीब रोशनी से चमक रहा था जो मनुष्यों के पास नहीं होनी चाहिए। ड्रैगन आत्मा शरीर संरक्षण। कृपान ड्रैगन ने अर्जुन के शरीर के चारों ओर लपेटने की पहल की तथा चमगादड़ के पंख के पंजे के प्रहार का प्रतिरोध करने के लिए अपने ड्रैगन आत्मा शरीर का उपयोग किया। डिंग डिंग डिंग। चमगादड़ के पंख जैसी तीखी कांटेदार छड़ी ड्रैगन आत्मा के शरीर को छेदती हुई अंदर धंस गई और अर्जुन तक नहीं पहुंच सकी। अर्जुन का दाहिना हाथ कांपने लगा और ड्रैगन स्पिरिट ने उसे लपेट लिया। ड्रैगन स्पिरिट तेजी से सिकुड़ गई, अर्जुन के पूरे दाहिने हाथ के चारों ओर लिपट गई और उस पर एक नीले ड्रैगन के टैटू की तरह छाप छोड़ दी। उसी क्षण अर्जुन की दाहिनी भुजा की शक्ति फूट पड़ी। उसने अपने हाथ में एक बड़ी कृपाण पकड़ी और चमगादड़ के पंखों पर वार किया। गुवान जियाओ ने लॉन्ग जिंगयुन को गले लगाया और अर्जुन द्वारा पीछे की ओर काट दिया गया लगातार जमीन पर रगड़ रहा था। अर्जुन ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया। उसके बाएं हाथ ने लॉन्ग जिंगयुन की तलवार की रोशनी पकड़ ली और दाएं हाथ ने एक विशाल कृपाण से गुवान जियाओ के गाल पर वार किया। ये कृपाण प्रहार अत्यंत शक्तिशाली था। कृपाण आत्मा के आशीर्वाद से इसकी विनाशकारी शक्ति अत्यंत भयानक थी। गुवान जियाओ की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह जबरदस्ती इस वार को झेले। उसने जल्दी से लॉन्ग जिंगयुन को छोड़ दिया और अजीब सी मुस्कान के साथ संप्रदाय की गहराइयों की ओर तैरती रही। आप कैसे हैं? अर्जुन ने लॉन्ग जिंगयुन को ऊपर खींच लिया। लॉन्ग जिंगयुन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने थूकते हुए कहा, दयालु होने का दिखावा मत करो, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी जान की परवाह नहीं है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई। वरिष्ठ भाई लॉन्ग शाओकी ने मेरी अच्छी देखभाल की है, मैं तुम्हें अपने बगल में मरने नहीं दे सकता। ये लड़ाई अर्जुन की उम्मीदों से कहीं अधिक थी। अब तक गुवान जियाओ की ताकत बाई वुडाओ तक भी पहुंच गई थी। इस समय अर्जुन के पास 3 भागों वाला ड्रैगन शरीर था। इसके अलावा जागृत कृपाण आत्मा का आशीर्वाद भी था। इस समय बाई वुडाओ को भी उसे ले जाने के लिए अपने सर्वोच्च शरीर का उपयोग करना होगा। हालांकि गुवान जियाओ अपने बल्ले के पंखों से इसे सहारा देने में सक्षम थी। अध्याय 1166। अरे लॉन्ग जिंगयुन हंसा, क्या तुम्हें भी किसी से डरना चाहिए? अर्जुन ने भौहें चढ़ाई। मैं उससे नहीं डरती, लेकिन अंत में मैं स्वर्ग के काय क्षेत्र में हूँ, वह भाग्य के क्षेत्र में है। अगर मैं बच भी गई तो मैं उसके साथ ड्रॉ करूंगी। जब तक हम साथ मिलकर काम नहीं करेंगे हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। लॉन्ग जिंगयुन ने गहरी सांस ली और कहा, यह अच्छी बात है कि तुम्हें पता है। जल्दी करो और मेरी मेरिडियन साफ करो। मैं 10 मिनट के भीतर फॉर्चून दायरे में पहुंच गया हूं और मेरा शरीर इस दायरे की तेज प्रगति के अनुकूल नहीं हुआ है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। तुम जीवन भर ऐसे ही रहे हो, है ना? मुझे तुम्हारी मदद करने दो, कम से कम कुछ विनम्र बात तो कहो। लॉन्ग जिंगयुन ने कहा, जब मेरे चचेरे भाई ने आपकी मदद की थी तो आप भूल गए थे। अब मेरी मदद करने की आपकी बारी है, लेकिन आप मना कर देते हैं। अर्जुन ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए, घूम गया, उसके पीछे बैठ गया और दोनों हाथों से उसके शरीर में डिपक्यूई डाल दी। गुड फॉर्चून सेकंड लेयर लॉन्ग जिंगयुन के प्रदर्शन से कहीं अधिक निम्न था। हालांकि इसके लिए अनुकूलन में कुछ समय लग सकता था। अगर लॉन्ग जिंगयुन अपने वर्तमान क्षेत्र के अनुकूल हो पाता तो उसकी ताकत कम से कम 70% बढ़ जाती। उसके पीछे अज्ञानी मार्शल कलाकारों का समूह अभी भी आकाश में तैरते ड्रैगन क्यूई को छीनने में व्यस्त था। अर्जुन चिल्लाया, स्वर्ग के पुत्र शिखर मार्शल चिकित्सकों, जल्दी करो और चले जाओ, यहाँ खतरा है। क्या तुम्हें लगता है कि वे अपने मौजूदा हितों के चलते तुम्हारी बात सुनने को तैयार हैं? कोई भी मेहनत बेकार मत करो। लॉन्ग जिंगयुन ने व्यंग्य किया, कौन जाने अंदर किस तरह का खजाना है और कौन जाने को तैयार होगा। बेशक किसी ने भी अर्जुन की सलाह नहीं सुनी, वे बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और मार्शल कलाकारों ने ड्रैगन क्यूई को छीन लिया और उसे पचाने के लिए प्रसारित किया। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, उसने लॉन्ग जिंगयुन को उसकी मेरिडियंस को साफ करने में मदद की, जिससे उसका शरीर शीघ्रता से उसके दायरे तक पहुंच गया। 20 मिनट बीत गए। जैसे ही लॉन्ग जिंगयुन पहले से ही फॉर्चून के दूसरे चरण के अनुकूल हो गया था, वह अचानक उछल पड़ा और चिल्लाया, अब स्टारलाइट सिक्के कमाने का अच्छा मौका है। हालांकि उसे आकाश में ऊपर उड़ते हुए देखकर उसकी तलवार के एक ही वार से 1 दर्जन से अधिक स्वर्गीय गहन संप्रदाय के मार्शल अभ्यासी मौके पर ही मारे गए। 1 दर्जन या उससे अधिक स्वर्गीय गहन संप्रदाय के मार्शल चिकित्सकों के शरीर से प्रकाश की एक लकीर निकली और लॉन्ग जिंगयुन के जीवन आत्मा टोकन में घुस गई। स्वर्गीय गहन संप्रदाय के किसी शिष्य को मारने पर यदि साधना क्षेत्र में अंतर बहुत अधिक नहीं होता तो मारे गए प्रत्येक 10
शिष्यों के लिए उन्हें एक अतिरिक्त स्टारलाइट सिक्का पुरस्कार मिलता। अर्जुन हैरान रह गया जब उसने देखा कि लॉन्ग जिंगयुन नरसंहार शुरू करने वाला है, तो उसने सहज ही उसे रोकना चाहा। हालांकि जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि उन्हें गहन आकाश संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा नागरिकों की हत्या, छोटे बच्चों को लूटने और जेड झील में रक्तपात करने का दृश्य याद आया। अर्जुन सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन वह नैतिकता से बंधा मूर्ख नहीं था। वह ये भी जानता था कि दुश्मनों के साथ नरमी बरतने का मतलब है खुद के साथ निर्दयी होना। मार्शल आर्ट की दुनिया में एक महिला की उदारता अवांछनीय थी। हालांकि ये जानते हुए कि उन्हें मार दिया जाना था, नरसंहार को अपनी आंखों से देखने से अलग बात थी। अर्जुन ने आह भरी और संप्रदाय में गहराई तक जाने के लिए मुड़ गया। इसे लॉन्ग जिंगयुन पर छोड़ दो। हालांकि जैसे ही अर्जुन उड़ान भरने वाला था, अर्जुन के दिल में अचानक बेचैनी की भावना पैदा हो गई। ध्यान से अर्जुन अचानक घूमा और लॉन्ग जिंगयुन पर चिल्लाया। अचानक मार्शल कलाकारों की भीड़ में एक काला लबादा पहने हुए व्यक्ति प्रकट हुआ। वह आदमी पूरे समय भीड़ में था और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इस समय वह अचानक बाहर कूद गया और अपने दाहिने हाथ से एक काली रोशनी निकाली, जिससे लॉन्ग जिंगयुन बुरी तरह से पीछे गिर गया। इसके तुरंत बाद उसने अपनी कमर से एक सॉफ्टवेयर का टुकड़ा निकाला। सॉफ्टवेयर तेजी से घूम गया। तलवार की रोशनी की चापें स्वर्गीय गहन संप्रदाय के सभी शिष्यों के चारों ओर मधुमक्खियों के झुंड की तरह उड़ रही थीं और पागलों की तरह उनमें से गुजर रही थीं। शुभ भाग्य स्तर 1। लॉन्ग जिंगयुन का दिल बैठ गया। वह दृश्य बहुत शानदार था। सैकड़ों चापाकार तलवारों की रोशनियां स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्यों को एक ही केंद्र में घेरे हुए थीं। तलवारों की रोशनियां एक दूसरे को काटती और आपस में गुंथकर प्रकाश की एक विशाल गेंद का रूप ले रही थीं। कुछ ही देर में स्वर्गीय गहन संप्रदाय के 400 शिष्यों में से 100 से अधिक की मृत्यु हो गई। बाकी 300 लोग चमकती हुई रोशनी में बदल गए और संप्रदाय की गहराइयों में भाग गए। कौन है ये? लॉन्ग जिंगयुन के फेफड़े गुस्से से लगभग फट गए। उसने काले कपड़े पहने आदमी की तरफ देखा और अपनी विशाल तलवार उठा ली। हालांकि काले कपड़े पहने आदमी ने उपहास किया और अपने शरीर के चारों ओर का लबादा उठा लिया। उसकी कमर पर एक जीवन आत्मा टोकन लटका हुआ था। आप लॉन्ग जिंगयुन और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा। दोनों बेहद आश्चर्यचकित थे। लाइफ सोल टोकन सन ऑफ हेवन पीक मार्शल कलाकारों के लिए अद्वितीय था। जीवन आत्मा टोकन की उपस्थिति ने लॉन्ग जिंगयुन को हमला करना बंद कर दिया। क्या आप स्वर्ग शिखर के पुत्र से हैं? नहीं, सन ऑफ हेवन पीक में केवल कुछ दर्जन फॉर्चून रियल मार्शल आर्टिस्ट हैं। मैंने उन सभी को पहले देखा है। आपके जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसके पास एक जीवन आत्मा टोकन तो है। अर्जुन ने अपने माथे पर थप्पड़ मारने से पहले एक पल सोचा, हम सबके साथ छल हुआ है। स्टार गिल्ड के पास एक से अधिक सन ऑफ हेवन पीक हैं। होशियार। काले लबादे वाला आदमी हंसा। स्वर्ग शिखर के पुत्र जियांग बेई वाकई अपनी प्रतिष्ठा के लायक हैं। आज जो कुछ हुआ उसने मुझे तुम्हें एक नई नजर से देखने पर मजबूर कर दिया। लॉन्ग जिंगयुन इतना क्रोधित हुआ कि उसने लबादा पहने आदमी पर चिल्लाया, तुम कमीने! उन स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्यों का जीवन मेरा है, तुमने उन्हें क्यों लूटा? लबादाधारी व्यक्ति ने कहा, जो भी इसे पकड़ेगा वही इसे पकड़ेगा। तुम्हारे पास क्षमता नहीं है। क्या तुम किसी और को दोष देते हो कि वह तुमसे अधिक शक्तिशाली है? तुम क्या बात कर रहे हो? लॉन्ग जिंगयुन गुस्से में था। लबादा पहने आदमी की कमर फड़कने लगी, जैसे वह एक प्रतिरूप में बदल गया हो और संप्रदाय की गहराइयों की ओर उड़ चला हो। ये व्यक्ति सरल नहीं है। अर्जुन ने आवेगशील लॉन्ग जिंगयुन को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, भाग्य की पहली परत के रूप में यह मार्शल कलाकारों के समूह में छिपा हुआ है। यहाँ तक कि आप और मैं भी उसे पहचान नहीं पाए हैं। इसके अलावा वह अत्यंत शक्तिशाली है। जब उसने ड्रैगन क्यूई छीन लिया तो उसने अपनी शक्ति प्रकट नहीं की। वह किसी बेहतर खजाने का इंतजार कर रहा था। लॉन्ग जिंगयुन ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन वह अचानक क्यों प्रकट हो गया? अर्जुन ने कहा, गुवान जियाओ की ताकत को अब और दबाया नहीं जा सकता। अगर वह कोई कदम नहीं उठाता तो सचमुच बहुत देर हो जाएगी। धिक्कार है। लॉन्ग जिंगयुन ने जोर से लात को चकमा दिया। स्टार गिल्ड के कमीनों का झुंड! उन्होंने हमारी पीठ पीछे एक और सन ऑफ हेवन पीक बना दिया। मुझे डर है कि यह कोई स्वर्ग पुत्र शिखर मार्शल कलाकार तो नहीं है। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ लीं। जाहिर है ये व्यक्ति अंधेरी ताकतों से है। स्टार गिल्ड ने न केवल प्रसिद्ध संप्रदायों से अच्छे प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती की, बल्कि अंधेरी ताकतों से भी शीर्ष विशेषज्ञों की भर्ती की। हालांकि इसे जोर से कहना अच्छा नहीं है, इसलिए स्टार गिल्ड ने कभी खुलकर बात नहीं की। फुसफुसाते हुए अर्जुन ने अपने हाथ में विशाल कृपाण पकड़ लिया। इस बार यह ज्यादा दिलचस्प था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रतियोगियों का एक समूह बीच रास्ते में ही आ जाएगा।
चलो हम उसका पीछा करते हैं, वरना सारा श्रेय वह छीन लेगा। अर्जुन ने अपनी मानसिकता को समायोजित किया और संप्रदाय में और गहराई तक गया। लॉन्ग जिंगयुन सबसे ज्यादा गुस्से में था, उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने हमेशा सोचा था कि अर्जुन ही उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। अब एक और शक्ति प्रकट हुई थी। इसके अलावा उस व्यक्ति ने पहले भी दुर्भावनापूर्वक उसका तिरस्कार किया था और उसकी साख लूट ली थी। मैं बहुत गुस्से में हूँ। लॉन्ग जिंगयुन भी एक प्रतिरूप में बदल गया और हवा में अपनी उग्र दहाड़ छोड़ते हुए उसके पीछे भागा। गुड फॉर्चून हॉल के अंदर जमीन पर 40 से अधिक गोलियां पड़ी थीं। इनमें से प्रत्येक की 6 गोली एक छोटा सा हंगामा खड़ा करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि यहाँ किसी ने उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की। यदि वह उसे ले न जा सके और उसे खाने की हिम्मत न कर सके तो वह यहीं रह सकता था। अर्जुन और अन्य 2 के चले जाने के बाद उनके पीछे की जमीन अचानक तैरने लगी और धीरे धीरे एक उभार उभर आया। कुछ देर बाद उस उभार से एक छोटा आदमी प्रकट हुआ। ये छोटा आदमी लगभग 1 मीटर लंबा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण भाव था। स्वर्ग शिखर का पुत्र, हे, ये तो ग्रीन हाउस में पले बड़े नाजुक छोटे बच्चों का एक समूह है। इसकी तुलना हमारे मिडनाइट पीक से कैसे की जा सकती है? आज देखते हैं कि मैं सन ऑफ हेवन पीक के छोटे बालों वाले बच्चों के साथ कैसे खेलता हूँ। और इस व्यक्ति का क्षेत्र वास्तव में भाग्य के प्रथम स्तर पर था, लगभग 40 वर्ष पुराना। अध्याय 1167। अर्जुन और लॉन्ग जिंगयुन ने सबसे तेज गति से बड़ी सेना को पकड़ लिया और पाया कि हर कोई एक पहाड़ के बीच में एक पहाड़ की तलहटी पर खड़ा था, आगे नहीं बढ़ रहा था। सोआरिंग ड्रैगन संप्रदाय मूल रूप से एक खोखली पर्वत श्रृंखला में बनाया गया था, लेकिन वास्तव में इस पर्वत श्रृंखला में एक गुफा के भीतर एक पर्वत था। पहाड़ अति सुंदर, सममित और सुंदर था, जिसे कृत्रिम रूप से चमकाया गया था। पहाड़ की तलहटी में पहाड़ के दरवाजे का एक प्रवेश द्वार था। उस पर एक विशाल पत्थर की पट्टिका लगी थी, लेकिन जिस पट्टिका पर 3 शब्द लिखे होने चाहिए थे उसे किसी ने तलवार से काट दिया था। सभी योद्धा कई समूहों में बंटे हुए थे। वे पर्वत शिखर के चारों ओर दूर दूर खड़े थे, लेकिन किसी की भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उस पत्थर की पट्टिका पर गुवान जियाओ था, जो एक सामान्य मानव रूप में खड़ा था। ऐसी जगह कोई भी छोड़कर नहीं जाता था। यह एक अनमोल जमीन थी जिसमें अनगिनत खजाने थे। यहाँ कुछ लोग आसमान छू सकते थे तो कुछ हार को जीत में बदल सकते थे। अगर उन्हें कोई अच्छा खजाना मिल जाए तो वे रातों रात अपनी कमजोर किस्मत बदल सकते थे। उदाहरण के लिए ऐसे कई मोटे लोग थे जिनमें बिजली के गुण थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह कोई मकबरा नहीं बल्कि एक संप्रदाय था। कब्र में कई तंत्र थे और वे अपनी जान गंवा सकते थे, लेकिन एक सामान्य संप्रदाय के भीतर बहुत कम घातक जाल थे। इसलिए यहाँ के खजाने मूलतः ऐसी चीजें थीं जिन्हें खोजा और प्राप्त किया जा सकता था। जैसे ही लॉन्ग जिंगयुन घटनास्थल पर पहुंचा, उसने तुरंत स्वर्गीय गहन संप्रदाय के योद्धाओं पर हमला कर दिया। उसने अपने हाथ में एक विशाल तलवार पकड़ी और फॉर्चून 2 के भयानक क्षेत्र का इस्तेमाल करके अपनी तलवार के एक ही वार से स्वर्गीय गहन संप्रदाय के 10 योद्धाओं को मार गिराया। 10 भाग्य आत्मा चिन्ह तुरंत लॉन्ग जिंगयुन के भाग्य आत्मा टोकन में उड़ गए। लॉन्ग जिंगयुन उत्साहित हो गया और उसका पीछा करना जारी रखा। इस समय गुवान जियो अचानक एक विशाल राक्षसी चमगादड़ जैसे राक्षस में बदल गया और लॉन्ग जिंगयुन की ओर झपटा। लॉन्ग जिंगयुन अचानक चौंक गया और उसने गुवान जियाओ पर अपनी तलवार से हमला कर दिया। गुवान जियाओ ने अपनी चमगादड़ के पंखों से तलवार की धार रोकी और विशाल तलवार को फैलाया। फिर उसने लॉन्ग जिंगयुन पर मुंह भर काला धुआं उगल दिया। लॉन्ग जिंगयुन चीखा और अपनी आंखें बंद कर ली। मैं देख नहीं सकता। जियांग बेई, आओ और मुझे बचाओ। गुवान जियाओ ने सही समय पाया और अपने तीखे पंजे लॉन्ग जिंगयुन के दिल की ओर बढ़ा दिए। अर्जुन ने निर्णायक कार्रवाई की। वह आगे बढ़ा और गुवान जियाओ को पीछे धकेल दिया। उसके बाएं हाथ ने लॉन्ग जिंगयुन का हाथ पकड़ लिया। सक्रिय मत करो, अर्जुन गहरी आवाज में चिल्लाया। उसने तुरंत लॉन्ग जिंगयुन की आंखों की जांच की और पाया कि उसकी आंखों में मौजूद काली गैस पहले ही उसकी आंखों की कोठरियों तक फैल चुकी थी। यह अंधकार की क्यूई है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई और कहा, यदि आप इस तकनीक का उपयोग करते हैं तो यह अंधकार में ऊर्जा आपके आध्यात्मिक सागर में आपकी मध्याह्न रेखाओं के साथ प्रवेश करेगी और आपके क्षेत्र को नष्ट कर देगी। मुझे बचा लो प्लीज जियांग बेई, मैं अपंग नहीं बनना चाहता। लॉन्ग जिंगयुन घबरा गया, उसका स्वर नरम पड़ गया और आखिरकार उसे समझ आने लगा कि मदद की भीख कैसे मांगी जाए। अर्जुन ने आह भरी और कहा, आप भी बड़े दिल वाले हैं। गुवान जियाओ चाहे कितनी भी भयंकर क्यों न हो, कम से कम वह अभी भी गहन आकाश संप्रदाय से संबंधित है। क्या आपको वास्तव में लगता है कि वह खड़ी होकर देखती रहेगी जब आप उसके सामने गहन आकाश संप्रदाय के शिष्यों को मार देंगे? चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए अंधकार में ऊर्जा को बाहर निकालने का एक तरीका है। अर्जुन ने बोलते हुए देखा कि गुवान जियाओ पहले ही स्वर्ग पुत्र शिखर के योद्धाओं की ओर झपट चुका था।
वह फिर से लोगों को खाने ही वाला था। हालांकि अर्जुन ने कोई हरकत नहीं की, इसके बजाय उसने सूर्य देव तकनीक का प्रयोग किया और अपने दोनों हाथों से सूर्य की शक्ति को लॉन्ग जिंगयुन की आंखों में पहुंचाकर उसकी काली ऊर्जा को बाहर निकाल दिया। चूंकि गिल्ड में पहले से ही एक और बाहरी मार्शल कलाकार समूह दिखाई दे रहा था, इसलिए उन्हें गुवांजियो को रोकने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए थी। यह अर्जुन का विचार था। जियांग बेई, हमें बचाओ। स्वर्ग के पुत्र शिखर मार्शल कलाकारों ने पहले से ही अर्जुन को एक सुरक्षात्मक छतरी के रूप में इस्तेमाल किया था। जब उन्होंने गुवांजियाओ को अपनी ओर झपटते देखा तो कई मार्शल कलाकार घबराहट में भाग गए और जल्दी से अर्जुन की ओर उड़ गए। गुवांजियो ने रक्त बेसिन का विशाल मुंह खोला और एक मुंह से 1 दर्जन लोगों को निगल लिया। अर्जुन दंग रह गया। गुवांजियाओ ने मार्शल कलाकार को निगलने के बाद अपना विशाल मुंह 2 बार खोला और एक अन्य व्यक्ति को निगल लिया। अर्जुन गुस्से से लाल हो गया। उसने सोचा था कि काले लबादे वाला आदमी उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन उस आदमी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि वह पहाड़ी दरवाजे के सामने खड़ा रहा, अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए, पहाड़ के दरवाजे को नापते हुए सोच में डूबा हुआ। इस समय तक गुवांजियाओ पहले ही 3 बार बोल चुका था। अर्जुन ने अपनी 2 उंगलियों से लॉन्ग जिंगयुन की आंखों पर दबाव डाला और उसके बाएं हाथ ने डिपक्यूई की एक किरण लहराई, जिससे हमले का खामियाजा भुगतने वाले 20 मार्शल कलाकार पीछे हट गए। गुवांजियाओ ने एक ही बार में हवा निगल ली और काटने के लिए निकटतम मार्शल कलाकार का पीछा करना जारी रखा। जब अर्जुन लॉन्ग जिंगयुन का इलाज कर रहा था तो उसने अपने डिपक्यूई का उपयोग स्वर्ग के पुत्र पीक मार्शल चिकित्सकों के बीच से गुजरने के लिए किया, जिन पर गुवांजियाओ ने हमला किया था। हालांकि काले लबादे वाला आदमी अभी भी पहाड़ के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और उसने शुरू से अंत तक पीछे मुड़कर नहीं देखा था। तुम भी गिल्ड द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ हो, मुझे मत बताना कि अगर मैं मर गया तो तुम मुझे नहीं बचा पाओगे। अर्जुन ने कठोरता से चिल्लाया। वह आदमी फिर भी नहीं मुड़ा और उदासीनता से बोला, मैं उन्हें क्यों बचाऊं? आपने तो उन्हें पहले ही यहाँ से भाग जाने की सलाह दी थी। यह उनका अपना लालच ही था जो जाने से इनकार कर रहा था। ऐसे व्यक्ति का मरना कोई दुख की बात नहीं है, यह उसकी अपनी गलती है। अर्जुन ने गुवांजियाओ से युद्ध किया, लेकिन वह हमेशा सबको बचा नहीं पाया। हर बार जब गुवांजियाओ भोजन पर झपटता तो वह कम से कम 1 या 2 स्वर्गीय शिखर योद्धाओं को खा जाता। अर्जुन ने काले लबादे वाले आदमी पर चिल्लाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुमने अपने जीवन में कोई भी काम आवेगपूर्ण तरीके से नहीं किया है। क्या तुम हर बार जोखिम लेने पर मरने के लायक हो? ओह, आप इस नजरिए से सोचते हैं। काले लबादे वाले आदमी ने आखिरकार पलटकर सोचा, मुझे हमेशा लगता था कि वे इसके लायक हैं, लेकिन जब आप ऐसा कहते हैं तो लगता है कि वे मुझसे अलग नहीं हैं। जल्दी करो और मेरी मदद करो। अर्जुन चिल्लाया, वरना जब हम लौटेंगे तो मैं जरूर सच सच बताऊंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि स्टार गिल्ड चुपचाप बैठकर इसे अनदेखा करेगा। काले लबादे वाला आदमी मुस्कुराया और पहाड़ी दरवाजे की ओर मुड़ा। तुम मुझ पर मुकदमा करना चाहते हो? जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हा 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 हा। गुवांजियाओ जोर से हंसा। जियांग बेई, अपने परिवार से अलग रहना अच्छा लग रहा है। अगर तुम अपने ही सदस्यों की मदद नहीं कर सकते तो इन मार्शल आर्टिस्टों को क्यों नहीं खाने देते? ढीली रेत। सिर्फ ये 4 शब्द ही स्टार गिल्ड द्वारा भर्ती किए गए पंथ के मार्शल कलाकारों का वर्णन कर सकते हैं। मैं कर चुका। अचानक लॉन्ग जिंगयुन ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में बची हुई काली गैस का आखिरी निशान भी सूर्य देव तकनीक से बाहर निकल गया था। लॉन्ग जिंगयुन ने अर्जुन को दूर धकेल दिया और गुवांजियो पर चाकू से वार किया। गुवांजियाओ ने अत्याचारी शरीर चिल्लाया और अपने नंगे हाथों से लॉन्ग जिंगयुन की तलवार पकड़ ली। हालांकि लॉन्ग जिंगयुन का नपुंसकीकरण बहुत मजबूत था, वास्तव में गुवांजियाओ को जकड़े हुए था, जिससे वह लगातार पीछे हट रही थी। ओह, गुवांजियाओ ने अपनी बाहें उठाईं। तुमने सच में इतनी जल्दी गुड फॉर्चून के दूसरे स्तर को अपना लिया। मुझे डर है कि कोई तुम्हारी मेरिडियन साफ करने में तुम्हारी मदद करेगा। लॉन्ग जिंगयुन गर्व से मुस्कुराया, अभी गलती से मुझ पर तुम्हारा हमला हो गया। इस बार मैं निश्चित रूप से तुम जैसी राक्षसी महिला की जान ले लूंगा। तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो, तुम मुझसे बस एक ही स्तर ऊंचे हो। गुवांजियाओ का शरीर कांप उठा और 2 विशाल चमगादड़ के पंख उसकी ओर फड़फड़ाने लगे। लॉन्ग जिंगयुन अचानक चौंक गया और बल्ले के पंख से टकराकर उड़ गया, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया। जैसे ही गुवांजियाओ ने उसका पीछा करना जारी रखा, अर्जुन बगल से दौड़ा और गुवांजियाओ के चमगादड़ के पंखों पर वार किया, जिससे वह तिरछी दिशा में उड़ गई। सेना में शामिल हो जाओ। लॉन्ग जिंगयुन लालच से लौटा और अर्जुन के पास जाकर बोला, इस राक्षसी औरत को मारने में मेरी मदद करो, मैं जरूर इसकी जान और आत्मा ले लूंगा। उस गुवांजियाओ जी ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, हालांकि आप दोनों एक साथ काम करके मुझे हरा सकते हैं, मुझे मारना इतना आसान नहीं है।
समझौता कैसा रहेगा? मैं फिलहाल आपके स्वर्गीय शिखर पंथ के योद्धाओं को नहीं खाऊंगा, इसलिए आप आकर हमारे स्वर्गीय गहन संप्रदाय के योद्धाओं को मत मारिए। इससे पहले कि लॉन्ग जिंगयुन जवाब दे पाता, अचानक पहाड़ी दरवाजे से तेज रोशनी फूटी और फिर भिनभिनाने जैसी आवाज आई। काले लबादे वाले आदमी को पता ही नहीं चला कि उसने क्या किया है, लेकिन उसका पूरा शरीर वापस उछल गया। वह 10 मीटर से ज्यादा जमीन पर फिसलता रहा और फिर रुक गया। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं इसे नहीं खोल सकता। अध्याय 1168, यही एकमात्र रास्ता है। हालांकि अर्जुन तैयार नहीं था, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। हमें अपनी ताकत में एक और सफलता ढूंढनी होगी, वरना हम उसे मार नहीं पाएंगे। अर्जुन ने अपनी आवाज धीमी की और लॉन्ग जिंगयुन से कहा, अगर तुम उसे जबरदस्ती बहुत पास लाते हो और इस औरत को पागल कर देते हो, तो तुम स्वर्ग के शिखर के मार्शल कलाकारों का वध कर सकते हो। लॉन्ग जिंगयुन ने गहरी सांस ली और केवल सिर हिला सका। अर्जुन मुस्कुराया और मन ही मन सोचा कि उसे बचाना व्यर्थ नहीं गया। इस नाजुक पल में लॉन्ग जिंगयुन अभी भी स्वर्ग के पुत्र पीक मार्शल आर्टिस्ट के लिए खड़ा होने को तैयार था। वह कम से कम काले लबादे वाले आदमी से तो ज्यादा ताकतवर था। ये देखकर कि दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंच गए हैं, गुवान जियाओ पर्वत द्वार की ओर उड़ गया। जियांग बेई, लॉन्ग जिंगयुन, धन्यवाद। नीचे सभी मार्शल कलाकारों ने डरते हुए अर्जुन और अन्य लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। सबकी उत्सुक निगाहें देखकर लॉन्ग जिंगयुन का दिल बिना वजह ही द्रवित हो गया। उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा, तो लोगों को बचाना बहुत अच्छी बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने खुश हैं। अर्जुन ने कहा, एक मार्शल कलाकार के रूप में यदि आपके पास साहस नहीं है तो आप किस प्रकार की मार्शल आर्ट कर रहे हैं? ये लोग जिंदगी और मौत की परवाह किए बिना यहाँ लड़ रहे हैं। इन्हें मजबूत लोग माना जा सकता है। अगर हम इन्हें बचा सकें तो हम इनकी मदद जरूर करेंगे। लॉन्ग जिंगयुन ने उत्सुकता से पूछा, आपके मुंह से कुछ निकलते ही वह बदल क्यों जाता है? पहले तो मुझे लगा कि ये कमजोर लोग इसके लायक हैं, लेकिन आपकी यह बात सुनकर मुझे उनके लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस हो रही है। अर्जुन ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप हमेशा अपने ही नजरिए से सोचते हैं। अर्जुन ने वाकई बहुत परेशानियां पैदा की थीं और रास्ते में कई आवेगपूर्ण काम किए थे। हालांकि फैयुन मंदिर के बुजुर्ग से लेकर शैतान सागर में असहायता के पुल पर खड़ी महिला तक उसने उसकी मदद के लिए हाथ भी बढ़ाया था। यदि वे लोग भी यह महसूस करते कि अर्जुन इसके लायक था और वह दोषी था, तो आज अर्जुन नहीं होता। स्वयं को दूसरों के स्थान पर रखकर देखना अर्जुन का विकास था। चलो पहाड़ के नीचे जाकर देखते हैं। अर्जुन ने लॉन्ग जिंगयुन को देखा और दोनों नीचे उतर गए। गुवान जियाओ और काले लबादे वाला आदमी पहाड़ी द्वार की ओर देख रहे थे, लेकिन वे अंदर प्रवेश करने में असमर्थ थे। जमीन पर उतरने के बाद अर्जुन और बाकी दोनों ने पाया कि जमीन समतल नहीं थी। उनके पैरों के नीचे कुछ हड्डियां दबी थीं, कुछ जमीन के नीचे गहराई में दबी थीं और कुछ कभी कभार बाहर निकल आती थीं। यहाँ बहुत से लोग मर चुके हैं। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी और अपने पैरों के नीचे पड़ी हड्डियों को छुआ। लॉन्ग जिंगयुन ने सबसे पहले पहाड़ी द्वार देखा। लगता है इस पर एक सरनी है। लॉन्ग जिंगयुन की आंखें सुनहरी लपटों से चमक उठी। मुझे सरनी आरेख की रूपरेखा धुंधली सी दिखाई दे रही है, उसने कहा। तुम्हें अभी भी यह कहने की जरूरत है। गुवान जियाओ ने लॉन्ग जिंगयुन का मजाक उड़ाया और कहा, अगर कोई संरचना मुझे रोक नहीं रही होती तो मैं पहले ही प्रवेश कर चुका होता। ध्यान रखना तुम क्या कहते हो। लॉन्ग जिंगयुन ने अपनी विशाल तलवार निकाली। चाहे ये कितना भी अजीब क्यों न हो, मुझे मौके पर ही तुम्हें मार डालने का दोष मत दो। चलो। गुवान शियाओपेंग ने अपने पंख फैलाए और कहा, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं किसी भी समय तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वे दोनों, काले लबादे वाला आदमी और अर्जुन, अपने सामने मौजूद मामले पर गंभीरता से विचार कर रहे थे। अर्जुन ने हाथ हिलाया और अपनी डिपक क्यूई से तैरती हुई मिट्टी को दूर धकेल दिया। अंत में उसने पाया कि उसके पैरों के नीचे हड्डियां बिखरी हुई थीं, कम से कम 300 से 500 हड्डियां। ये सब बुजुर्ग हैं। अर्जुन ने ठंडी सांस ली। उसकी आंखों में बिजली सी चमक उठी और वो इन हड्डियों को साफ देख पाया। ये कंकाल अतुलनीय रूप से मजबूत थे। ये 50,000 से भी ज्यादा सालों से मिट्टी में दबे हुए थे, फिर भी इनमें सड़न का जरा भी निशान नहीं था। केवल असाधारण रूप से उच्च संस्कार वाले किसी बुजुर्ग के पास ही इतना मजबूत कंकाल हो सकता है। फिर अर्जुन ने पहाड़ी द्वार की ओर देखा। लॉन्ग जिंगयुन में भी एक अजीब दृश्य क्षमता थी, लेकिन वह केवल पहाड़ी द्वार पर धुंधली संरचनाएं ही देख सकता था। दूसरी ओर अर्जुन की बिजली जैसी प्रकाश विद्युत आंख उस संरचना को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। उसने पाया कि उस संरचना पर कुल 111 संरचना आंखें थीं।
एकाधिक गठन आंखों वाले गठन आरेख अभी भी अपेक्षाकृत दुर्लभ थे। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि ये एरे आंखें एरे संरचना के संचालन का स्रोत नहीं थीं। दरअसल यह एरे संरचना मृत थी। कुछ गड़बड़ है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई। ये संरचना काम नहीं कर रही है। क्या ये कोई संरचना नहीं थी जिसने हमें रोका था? लबादा पहने आदमी ने उत्सुकता से पूछा। अर्जुन ने आगे बढ़कर पर्वतीय द्वार को छुआ और कहा, ये संरचना न केवल हमारा मार्ग अवरुद्ध करने वाली मुख्य अपराधी है, बल्कि ये द्वार को खोलने की कुंजी भी है। ये संरचना आरेख चलना बंद हो गया है। इसका मतलब है कि यह संप्रदाय ही है जो हमें रोक रहा है। ये बहुत संभव है कि उड़ते हुए ड्रैगन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु की व्यक्तिगत शक्ति इस संप्रदाय में प्रवेश कर गई हो। यदि हम संरचना आरेख को कार्य रूप दे सके तो पर्वत का द्वार खुल जाएगा। तुम्हें कैसे पता चला? लबादा पहने आदमी ने फिर से अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। क्या तुम सचमुच मुझे धीरे धीरे बोलते हुए सुनना चाहते हो? अर्जुन ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। लबादाधारी व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, आपकी आवाज सचमुच बहुत तेज है। आपके स्वर्गीय शिखर पुत्र के लोगों का व्यवहार बहुत छोटा है। मैं कोई सिद्धांत नहीं सुनना चाहता, मैं तो बस पहाड़ का दरवाजा खोलना चाहता हूँ। अर्जुन ने मुड़कर अपने पीछे पड़े कंकाल से 111 कमर के टोकन निकाले। फिर उसने इन टोकनों को पहाड़ के द्वार पर बने 111 छेदों में जड़ दिया। उसी क्षण वह संरचना अचानक चमक उठी और धीरे धीरे घूमने लगी। पहाड़ का द्वार भी गड़गड़ाहट के साथ खुल गया। अनगिनत मार्शल कलाकार दौड़े दौड़े अंदर घुसे। उन्हें डर था कि अगर वे बहुत देर से पहुंचे तो वे खजाना छीनने का मौका खो देंगे। अर्जुन और अन्य लोग तुरंत अंदर पहुंचे। हालांकि अंदर का दृश्य देखकर सभी लोग काफी निराश हो गए। पहाड़ के भीतर एक खुला स्थान तो था, लेकिन 100 खंभों के अलावा वहां और कुछ नहीं था। कोई रास्ता तो होगा ही। गुवान जियाओ ने हार मानने से इनकार कर दिया और खंभों का निरीक्षण करने चला गया। इनमें से प्रत्येक स्तंभ 100 मीटर ऊंचा था और शीर्ष पर कुछ भी नहीं था। स्तंभों की सतह पर बड़ी संख्या में ड्रैगन के आकार की उभरी हुई मूर्तियां थीं। इनके अलावा और कुछ नहीं था। बाकी मार्शल आर्टिस्ट भी इसे मानने को तैयार नहीं थे। इसके बजाय वे दीवार का निरीक्षण करने गए ताकि पता चल सके कि कहीं कोई छिपी हुई व्यवस्था तो नहीं है। लबादा पहने आदमी अर्जुन की ओर झुका और बोला, अगर तुम्हें अपनी पुरानी दुश्मनी से कोई ऐतराज नहीं है तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने दरवाजा कैसे खोला? अब मुझे इसमें दिलचस्पी है। क्या तुम मुझसे भीख मांग रहे हो? अर्जुन ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। वह आदमी भी बहुत शालीन था। उसने अर्जुन को प्रणाम किया और कहा, हालांकि अंधेरी ताकतों से आए हमारे लोग सद्गुणों को महत्व नहीं देते, लेकिन वे धार्मिकता को महत्व देते हैं। यदि आप मुझे कुछ सुझाव देने को तैयार हो तो मैं आपको आदरपूर्वक सर कहकर संबोधित करूंगा। अर्जुन ने आह भरी। अंधेरी ताकतों के लोगों के प्रति उसकी भावनाएं भी काफी जटिल थीं। ये लोग निर्दयी थे, लेकिन बहुत वफादार भी। उस समय जब अर्जुन शैतान सागर में था, उसने कुछ लोगों को अंधेरी ताकतों से बचाया था। जब वह पश्चिमी क्षेत्रों से भागा तो अर्जुन की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में अंधेरी ताकतों के हत्यारे दौड़ पड़े। चूंकि अर्जुन ने कुछ लोगों को बचाया था, इसलिए उन्होंने अर्जुन की रक्षा के लिए सैकड़ों या हजारों लोगों की बलि देने में भी संकोच नहीं किया। लबादाधारी व्यक्ति ने पूछा, क्या आपने दरवाजा खोलने का रहस्य जानने के लिए कोई उपाय किया? अर्जुन ने उसके सिर की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं तरीकों का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं बुद्धि का उपयोग कर रहा हूँ। चूंकि आप जानना चाहते हैं कि मैं दरवाजा क्यों खोल सकता हूं, तो मैं आपको बताता हूं। प्राचीन मार्शल कलाकार आधुनिक मार्शल कलाकारों की तुलना में अधिक रूढ़िवादी और पारंपरिक हैं। इस पर्वत द्वार पर लगी पत्थर की पट्टिका को हटा दिया गया है, जो दर्शाता है कि यह स्थान संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। आपको क्या लगता है कि रूढ़िवादी प्राचीन मार्शल कलाकारों के लिए सबसे कीमती जगह कौन सी है? अध्याय 1169। ओह, मुझे पता है। लबादा पहने आदमी ने अपना माथा थपथपाया। वो पवेलियन। ठीक है। अर्जुन ने सिर हिलाया। गोलियां आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर आप उन्हें खाते हैं तो आप उन्हें नहीं खा सकते। अगर दूसरे उन्हें खाते हैं तो आप उन्हें नहीं खा सकते। हालांकि साधना तकनीकें मार्शल कौशल से अलग हैं। प्राचीन मार्शल कलाकार साधना तकनीकों और मार्शल कौशल को अनमोल खजाने मानते थे। वे इन्हें अन्य संप्रदायों को सिखाने के बजाय मरना पसंद करते थे। तो ये पुस्तकालय या कुछ और होगा। चूंकि यह इतना गरिमामय स्थान है, इसलिए मेरे लिए इसमें प्रवेश करना निश्चित रूप से बहुत कठिन होगा। मुझे नहीं पता कि पहाड़ी द्वार खोलने के लिए परिषद से पारित होने हेतु दर्जनों या सैकड़ों बुजुर्गों की आवश्यकता होगी या नहीं। जहां तक बाहर के बुजुर्गों के अवशेषों की बात है, उन्होंने भी मेरे विचारों की पुष्टि की। इस प्रकार मैंने 111 बुजुर्गों के कमर के चिन्हों को संरचना पर रख दिया और पहाड़ी द्वार स्वाभाविक रूप से खुल गया। लबादा पहने आदमी की आंखें चमक उठी। अच्छा विश्लेषण। आपने जो कहा उससे तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर आपको कोई सुराग नहीं है तो आप कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। आप शायद पूरे दक्षिणी क्षेत्र के सबसे होशियार युवक हैं, है ना?
मैं, अर्जुन ने अपना सिर हिलाया, मैं अभी भी बहुत दूर हूँ। अर्जुन ने फैंग शुवान के बारे में सोचा। वह सचमुच एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसकी तर्क शक्ति पहले ही राक्षस के स्तर तक पहुँच चुकी थी। ठीक है, लबादा पहने आदमी ने अपनी मुठियां भींच ली और अर्जुन से कहा, चूंकि तुम्हारा मन बड़ा है और तुम मुझे सुझाव देने को तैयार हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी धार्मिकता स्वीकार करता हूँ। अगर आप मुसीबत में हैं तो मैं निश्चित रूप से मदद करूंगा, लेकिन अगर अन्य लोग मुसीबत में हैं तो भी मुझे परवाह नहीं होगी। अर्जुन अवाक रह गया। लबादा पहने आदमी ने कहा, जियाओ हाय, मिस्टर जियांग बेई पर लगे जहर को उतार दो, वह उसका अपना भाई है। जहर? अर्जुन दंग रह गया। कुछ ही देर बाद एक छोटा आदमी अचानक अर्जुन के पैरों के नीचे प्रकट हुआ। वह छोटा आदमी उछल पड़ा और अर्जुन की कलाई पर चुटकी काट ली। अर्जुन ने जल्दी से अपनी बांह की ओर देखा तो उसे काली गैस की एक धार दिखाई दी, जो उसके कंधे से होते हुए उसकी कलाई तक पहुंच गई और फिर उसकी मध्यमा उंगली से काले पानी में संघनित होकर जमीन पर टपकने लगी। तुमने मुझे जहर दिया, अर्जुन ने गुस्से से कहा। लबादाधारी व्यक्ति ने कहा, हाँ, जियो हाई ने तुम्हें जहर दिया था जब तुमने ड्रैगन क्यूई को अवशोषित किया और गोलियां निगल ली। मुझे आशा है कि तुम्हारे स्वामी मेरी गलतियों को नहीं भूलेंगे और इस बार हमें माफ कर देंगे। छोटे कद का आदमी भी हंसा। भाई जियांग बेई, आप बहुत दयालु और धर्मी हैं। आप उन शिष्यों से बहुत अलग हैं जिन्हें हमने देखा है। हम भाई जियांग बेई जैसे व्यक्ति की बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें दरवाजा खोलने का तरीका बताया था, अर्जुन की ने कहा। लबादा पहने आदमी ने कहा, क्योंकि आपने सन ऑफ हेवन पीक के लोगों को 3 और 4 बार बचाया है। लिटिल हाई और मैं दोनों महसूस करते हैं कि आप बहुत वफादार हैं। हम उसे नहीं बचाएंगे क्योंकि हम स्वर्गीय शिखर के पुत्र से संबंधित नहीं हैं और उसे बचाना हमारे भाइयों के लिए है। भाई जियांग, इन खंभों के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मुझे क्यों नहीं बताते? छोटा आदमी मुस्कुराया और अर्जुन की बांह पर वार कर दिया। किनारे पर लॉन्ग जिंगयुन ने अर्जुन को अपनी ओर खींचा और गुस्से से कहा, तुम उनके इतने करीब क्यों हो? क्या तुम भूल गए हो कि तुम किस तरफ से हो? अभी अभी इस आदमी ने मेरी साख लूट ली। भूल गए क्या? लबादा पहने आदमी ठंडी हंसी और उसके कंधों से लिपट गया। भाई जियांग ने 3-4 बार तुम्हारी मदद की है। हम सब की आंखों में जलन है, पर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। तुम्हें लगता है कि दूसरों का तुम्हारी मदद करना स्वाभाविक है। छोटे आदमी ने भी कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ लोग बिल्कुल बेशर्म होते हैं और उनकी कोई त्वचा नहीं होती। भाई चुआंग को उन्हें सबक सिखाना सही है। तुम लोग। लॉन्ग जिंगयुन गुस्से में था। चुप रहो, अर्जुन ने भौहें चढ़ाई और आगे की ओर इशारा किया। देखो। सभी लोग देखने लगे। अधिकांश मार्शल कलाकार अभी भी जमीन पर थे, स्तंभ पर सुराग खोज रहे थे, लेकिन कुछ ही दूरी पर 4 या 5 मार्शल कलाकार स्तंभ के शीर्ष पर पालथी मारकर बैठे थे, यह नहीं जानते हुए कि वे क्या कर रहे थे। स्तंभ के शीर्ष पर ध्यान कर रहे युद्ध कलाकार स्थिर खड़े रहे, मानो वे अपनी साधना तकनीकों का प्रयोग कर रहे हों। तुम यहाँ खेती करने आए हो? लबादा पहने आदमी ने व्यंग्य किया। कुछ तो गड़बड़ है। अर्जुन ने सिर हिलाया। यह इतना आसान नहीं है। ऊपर जाकर देखो। अर्जुन को एक खंभा मिला और वह उड़कर ऊपर चढ़ गया। वह भी खंभे के ऊपर बैठ गया। जब उसने उन मार्शल कलाकारों की तरह पालथी मारकर ध्यान करना सीखा तो उसे अचानक एक अजीब सा विचार खंभे से उसके पूरे शरीर में फैल गया। इसके तुरंत बाद उसके दिमाग में बड़ी मात्रा में जानकारी उभरी। ये जानकारी वास्तव में एक साधना तकनीक मंत्र थी। हे भगवान! कुछ ही दूरी पर जियाओ हाई ने घबराकर चिल्लाया। जैसे ही यह हलचल हुई, अन्य मार्शल कलाकारों को भी एहसास हुआ कि कुछ समय के लिए कई मार्शल कलाकार प्रतिरूप में बदल गए और एक के बाद एक खंभों पर उड़ गए। इसके तुरंत बाद सभी लोग हैरान रह गए। जब तक कोई प्रत्येक स्तंभ पर बैठता है, तब तक वह स्तंभ के मार्शल कौशल विरासत को प्राप्त करने में सक्षम होगा। इस प्रकार की विरासत शब्दों के रूप में नहीं थी, बल्कि ये सीधे मार्शल कलाकारों के मन में उनके विचारों के माध्यम से प्रवेश करती थी। इस प्रकार मार्शल कलाकार सीधे तौर पर साधना करना तो समझ पाते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मंत्र क्या है, इसलिए वे उसे लिख नहीं पाते थे। अर्जुन को लंबे समय से पता था कि प्राचीन मार्शल कलाकार उसके लिए अनमोल थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे इतने चरम स्तर तक पहुंच जाएंगे। आधुनिक मार्शल कलाकार भी जानते थे कि साधना तकनीकों और मार्शल कौशल को पुस्तकों में लिखकर व्यापक रूप से प्रचारित किया जा सकता है। हालांकि प्राचीन मार्शल कलाकार अपनी रक्षा के लिए अपने मार्शल कौशल का प्रदर्शन शब्दों से नहीं करते थे। इस बार मार्शल आर्टिस्ट पागल हो गए, एक एक करके पागलपन की हद तक खेती करते हुए। ये 50,000 साल पुरानी एक साधना तकनीक थी। उनमें से हर एक अविश्वसनीय रूप से कीमती थी। लेकिन तभी झगड़ा शुरू हो गया। वहाँ केवल 100 स्तंभ थे, लेकिन फिर भी 600 से अधिक मार्शल कलाकार मौजूद थे। 500 लोगों के पास बैठने के लिए एक भी खंभा नहीं था, इसलिए वे बेतहाशा और उन्मत्त होकर लड़े।
अर्जुन महसूस कर सकता था कि जिस स्तंभ पर वह खड़ा था वह उसे जियांटियन कौशल नामक साधना तकनीक सिखा रहा था। ये तकनीक बहुत ही बुनियादी थी। एक जियानिटियन मार्शल कलाकार ने पहली बार मौसम को गाढ़ा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। अर्जुन ने भी शियाटियन तकनीक की साधना की थी। यह एक निष्क्रिय तकनीक थी। इसकी साधना के बाद वह किसी काम का नहीं रह जाता था। हालांकि अंतर ये था कि अर्जुन द्वारा विकसित जियांटियन कौशल इस स्तंभ पर मौजूद जियांटियन कौशल की तुलना में बहुत सरल था। यहाँ का जियानिटियन कौशल और भी अधिक परिपूर्ण और गहरा था। दूसरे खंभों पर खड़े मार्शल आर्टिस्टों को भी यह स्थिति पता चल गई। एक पल के लिए तो सभी लोग बेवजह हैरान रह गए, लेकिन साथ ही बेहद खुश भी हुए। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। प्राचीन गुरु अपने शिष्यों को कुंग-फू नहीं सिखाते थे। वे आमतौर पर एक हाथ पीछे छोड़ देते थे। उदाहरण के लिए, एक दुर्जय हेवन रैंक प्राथमिक तलवार तकनीक 5 चालों में विभाजित थी और प्रत्येक चाल दूसरी से ज्यादा दुर्जय थी। हालांकि जब गुरु ने इसे अपने शिष्य को सिखाया तो उन्होंने उसे केवल 4 चालें ही सिखाईं। अपने शिष्य को उससे आगे निकलने से रोकने के लिए उसका गुरु वह अंतिम शक्तिशाली चाल अपने पास रखता था और अपने शिष्य को बताने से पहले अपनी मृत्यु तक प्रतीक्षा करता था। लेकिन अधिकतर समय मास्टर की अचानक मृत्यु हो जाती थी, या वह अपने दुश्मनों द्वारा मारा जाता था, या मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के बाद अचानक मर जाता था और वे अपने रहस्यों को येलो स्प्रिंग्स रोड पर साथ ले आते थे। इसलिए आधुनिक युग से चली आ रही कई युद्ध कलाएं, हालांकि उनके स्तर अभी भी मौजूद थे, लगभग अधूरी थीं। उनमें से कुछ में सबसे शक्तिशाली चाल का अभाव था, जबकि अन्य में सबसे महत्वपूर्ण मंत्रों का अभाव था। कुछ मार्शल आर्ट तकनीकें तो और भी दयनीय थीं। शुरुआत में 10 चालें होती थीं, लेकिन जैसे जैसे वे फैलती गईं, चालें कम होती गईं। आप भी पीछे रहे और वह भी पीछे रहा। अंत में केवल 2 या 3 चालें ही बची और कुछ तो सीधे हार भी गईं। उदाहरण के लिए, अर्जुन ने शुरुआत में जो बिजली के झटके की साधना की थी वह अधूरी थी, इसलिए वह नहीं जानता था कि यह किस प्रकार की पूर्ण साधना पद्धति थी। प्राचीन काल में ऐसी बातें आम थीं। अध्याय 1170 जियांटियन कौशल। अर्जुन की मौजूदा ताकत में ज्यादा मददगार नहीं था। उसे अब पहले मौसम का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, और यहाँ तक कि उसकी युआन क्यूई की जगह गंग क्यूई ने ले ली थी। हालांकि उन्होंने फिर भी साधना करना चुना, क्योंकि इससे उनकी मार्शल दाव नींव और मजबूत होगी। हालांकि इस प्रवेश स्तर की तकनीक को विकसित करना बहुत तेज था। अर्जुन ने ध्यान करने के लिए अपनी साधना को प्रसारित किया और जियांटियन कौशल ने स्वयं को उसके शरीर के भीतर प्रसारित किया, जिससे उसके मार्शल दाव क्षेत्र में एक और ईंट और टाइल जुड़ गई। सिर्फ इसलिए कि अर्जुन की मनस्थिति ऐसी थी, इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य लोगों की भी ऐसी ही स्थिति होगी। गुवान जियाओ को जब यह एहसास हुआ कि उसके मार्शल कौशल उच्च नहीं है तो उसने तुरंत अपने स्तंभ को छोड़ दिया और निकटतम स्तंभ की ओर उड़ गई। उस स्तंभ पर अभी भी एक मार्शल कलाकार साधना कर रहा था। जहां तक गुवान शियाओ की बात है, उसने ये बखूबी किया। उसने सीधे स्वर्गीय गहन संप्रदाय के मार्शल कलाकार को एक ही घूंट में निगल लिया और मार्शल कलाकार का स्थान ले लिया। फिर उसने ध्यान और साधना की इस स्तंभ पर मार्शल तकनीक को समझने की कोशिश की। यदि आप व्यक्तिगत रूप से ऊपर जाकर इन स्तंभों का अनुभव नहीं करते हैं तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि विरासत क्या है। मूलतः स्तंभ के शीर्ष पर लिखित अभिलेख थे, लेकिन उन शब्दों को भी किसी ने तलवार से काट दिया था। हालांकि गुवान जियो अभी भी स्तंभ पर मार्शल कौशल से संतुष्ट नहीं था और अगले मार्शल कलाकार की ओर उड़ गया। मार्शल आर्टिस्ट बुरी तरह डर गया। वह जल्दी से कूद गया और रास्ता बनाने की पहल की। ये व्यक्ति स्वर्ग स्कायर के 8वें स्तर पर था। वह भी अच्छा इंसान नहीं था। गुवान शियाओ ने उसका खंभा छीन लिया था, इसलिए वह किसी और का खंभा छीनने गया। उसने 7वें स्तर के स्वर्ग स्कायर मार्शल आर्टिस्ट को तलवार के एक ही वार से काट डाला और खुद खंभे पर बैठ गया। भाड़ में जाओ। अर्जुन अंतिम चरण में था और उसने पहले ही जियांटियन कौशल में महारत हासिल कर ली थी। लगभग उसी समय एक आकृति ने अचानक अर्जुन को बेहोश कर दिया। अर्जुन ने पलटकर देखा कि वह एक अपरिचित दिखने वाला विशेषज्ञ था, जिसका चेहरा बर्फीले ठंडे भाव वाला था। फिर भी वह फॉर्चून फर्स्ट स्टेज विशेषज्ञ था। जिमो, लबादा पहने आदमी ने भौहें चढ़ाई और कहा, भाई जियांग हम में से एक है। बर्फीले ठंडे आदमी ने चिल्लाकर कहा, ये कैसा आदमी है? ये तुम्हारा ही आदमी है, मेरा नहीं। तुम दोनों भाई और मैं एक ही पक्ष में नहीं हैं। जब लबादाधारी ने ये सुना तो वह तुरंत हंस पड़ा। वह खड़ा हो गया और अपनी तलवार निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो गया। ठंडे आदमी ने भी 2 खंजर निकाल लिए। आओ, इसे भूल जाओ। अर्जुन ने लबादा पहने आदमी की ओर देखा और कहा, मैं दूसरा ढूंढ लूंगा। अर्जुन उदार नहीं था, लेकिन इस स्तंभ में केवल जियानिटियन कौशल था, इसलिए समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस समय सबसे कीमती था। अगर उसके पास दूसरों से लड़ने का समय होता तो बेहतर होता कि वह कुछ और स्तंभों की साधना करता। अगर गुवान जियाओ अचानक कोई शक्तिशाली साधना पद्धति अपनाकर उसे मारने के लिए दौड़ पड़ता तो उसकी भयानक मौत हो जाती।
हर कोई उसे छीन रहा था, खंभे छीन रहा था, समय छीन रहा था। हालांकि खंभों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, नहीं उन्होंने ज्यादा कुछ कहा। अगर एक एक करके खेती की जाए तो 100 खंभों को 100 बार खेती करनी पड़ेगी। अर्जुन के पास विनम्र होने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने एक स्वर्गीय गहन संप्रदाय के मार्शल कलाकार को ढूंढा और उसे सीधे नीचे गिरा दिया। वह खंभे पर बैठ गया और साधना करने लगा। उस दिन ब्लैक सेक्ट मार्शल आर्टिस्ट ने गुस्से से पलटकर देखा कि उसे लात मारने वाला अर्जुन था। वह बस अपना गुस्सा निगल सकता था और दूसरों को लूटने से पहले अर्जुन को गुस्से से देख सकता था। इस समय लॉन्ग जिंगयुन अंततः चतुर था। वह स्तंभ को जब्त करने की कोशिश में व्यस्त नहीं था, बल्कि आकाश में तैर रहा था और लगातार आसपास के मार्शल कलाकारों की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। उसे जल्दी ही एक लक्ष्य मिल गया। ठीक उसके सामने 7वें खंभे पर वह योद्धा लंबे समय से साधना कर रहा था और उस पर बैठने के बाद से नीचे नहीं उतरा था। जितना अधिक समय तक वह साधना करता रहा, उतना ही अधिक उसका युद्ध कौशल जटिल होता गया। लॉन्ग जिंगयुन मुस्कुराया और मार्शल कलाकार को लात मारकर भगाने के लिए उड़ गया। हालांकि मार्शल कलाकार ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसके हाथ में एक लैंसेट चमक उठा। जैसे ही उसने लॉन्ग जिंगयुन के टखने की ओर वार किया। शुभ भाग्य स्तर 1। लॉन्ग जिंगयुन का दिल कांप उठा और वह तुरंत आधा कदम पीछे हट गया और मार्शल कलाकार के चारों ओर गुरिल्ला हमला शुरू कर दिया। उसकी विशाल तलवार लगातार मार्शल कलाकार के शरीर पर वार कर रही थी। मार्शल कलाकार ने लैंसेट से जवाबी हमला जारी रखा। धिक्कार है, यहाँ कितने सारे अंधेरी ताकतों के लोग हैं। लॉन्ग जिंगयुन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने सोचा कि वहाँ सिर्फ वो लबादाधारी आदमी और जियाओ हाई ही हैं। अप्रत्याशित रूप से 2 और लोग प्रकट हुए। एक वह ठंडा आदमी था जिसने अर्जुन की जियानेटियन स्किल छीन ली थी और दूसरा वह हत्यारा था जिसने उसके सामने लैंसेट का इस्तेमाल किया था। हमें जी पीक मार्शल आर्टिस्ट कहा जाता है। हत्यारे के चेहरे पर ठंडक थी। मुझसे यहाँ लड़ने और हम दोनों को साधना में असफल होने देने के बजाय तुम दूसरों के खंभे क्यों नहीं छीन लेते? लॉन्ग जिंगयुन ने बिल्कुल भी नहीं सुना और अभी भी हमला कर रहा था। हत्यारे ने गुस्से से कहा, तुम मुझसे उलझ गए हो। अर्जुन भी स्तंभों को बदलता रहा, लगातार अंदर की साधना तकनीक और मार्शल कौशल स्तर को समझता रहा। उन्होंने ये भी पाया कि यद्यपि यहाँ युद्ध कौशल पूर्ण था, फिर भी उनमें से अधिकांश उच्च श्रेणी के नहीं थे। कम से कम उसने जिन स्तंभों को समझा था उनमें से उच्चतम ग्रेड केवल पृथ्वी ग्रेड इंटरमीडिएट ग्रेड मार्शल कौशल था। इस स्तर का मार्शल कौशल अर्जुन के लिए बेकार था। ठीक इसी समय दूर स्थित एक खंभा अचानक जोरदार धमाके के साथ फट गया। एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी और उसके बाद आकाश में 5 रंगों वाले बादल दिखाई देने लगे। सभी लोग एक साथ खंभे की ओर देखने लगे। उसने देखा कि एक स्काईस्क्रायर 7वें चरण का मार्शल कलाकार उस पर बैठा है। उसने आंखें बंद कर ली और साधना की। उसका पूरा शरीर चमक रहा था। इस दृश्य का मतलब था कि स्तंभ पर साधना तकनीक अत्यंत शक्तिशाली थी। गुवान जियाओ अपेक्षाकृत करीब थी। वह सबसे पहले आगे बढ़ी, मार्शल आर्टिस्ट को निगलकर खंभा छीनना चाहती थी। मार्शल कलाकार ने अचानक अपनी आंखें खोली और चिल्लाया, जिक्सिया, अपने शरीर की रक्षा करो। इंद्रधनुषी बादलों से संघनित प्रकाश की एक गेंद ने मार्शल कलाकार को घेर लिया। गुवान जियाओ ने काट तो लिया, लेकिन वह वास्तव में उस मार्शल कलाकार को काटकर मार डालने में असमर्थ रही। यद्यपि उसके तीखे दांत इंद्रधनुषी बादलों को भेद रहे थे, लेकिन उनके कारण मार्शल कलाकार केवल बुरी तरह चीख रहा था। तेज रोशनी अभी अभी प्रकट हुई थी, जिसका मतलब था कि इस स्काईस्क्रायर 7th स्टेज मार्शल आर्टिस्ट ने अभी अभ्यास पूरा नहीं किया था। हालांकि गुवान जियाओ के काटने का विरोध करने के लिए वह इसी क्षेत्र पर निर्भर था। गुवान जियाओ नाराज नहीं, बल्कि खुश थी। उसने अपने चमगादड़ के पंख फैलाकर उस योद्धा को अंदर ही जकड़ लिया। फिर चमगादड़ के पंखों की भयानक शक्ति से उसने योद्धा को जोर से कुचल दिया। वह सबसे पहले स्तंभ पर बैठी और उसने अंदर छिपे युद्ध कौशल को तुरंत समझ लिया। एक पल से भी कम समय में लबादाधारी और छोटा आदमी भी दौड़कर वहां पहुंचे। लबादाधारी ने दोनों हाथों से गुवान जियाओ के पंख पकड़ लिए, जबकि छोटे आदमी ने गुवान जियाओ का चेहरा चाटा। उसकी जीभ पर जहर था। गुवान जियाओ बुरी तरह चिल्लाया और उसके चेहरे से त्वचा की एक परत चाट ली गई। लेकिन उस छोटे से लड़के की हालत और भी खराब थी। उसकी पूरी जीभ काली पड़ गई थी। मार्शल आर्टिस्ट बुरी तरह चीख रहा था और हवा में लौट रहा था। लबादा पहने आदमी घबरा गया और जल्दी से छोटे आदमी को पकड़ लिया। छोटे है, तुम्हें क्या हुआ है? गुवान जियाओ ने व्यंग्य किया, मैं भी इसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं सचमुच जीने से थक गया हूँ। अर्जुन किनारे पर था। एक हरा अजगर समुद्र में गया और गुवान जियाओ को उड़ाकर गिरा दिया। वह भी खंभे पर बैठ गया। कैक्सिया दिव्य कला, उच्च स्तरीय दिव्य साधना तकनीक। वायु, अग्नि और जल तीनों गुणों की साधना की जा सकती है।
शियांग नान के पास 5 दिव्य आध्यात्मिक नाड़ियां और बिजली नाड़ियां थीं। कुल 6 प्रकार की प्रतिभाएं थीं। वह व्यावहारिक रूप से अधिकांश साधना तकनीकों का अभ्यास कर सकता था। उच्च स्तरीय दिव्य अवस्था। अर्जुन का दिल धड़क उठा। ये वास्तव में एक उच्च स्तरीय साधना तकनीक थी। और कैक्सिया बॉडी प्रोटेक्शन, कैक्सिया दिव्य कला की रक्षात्मक चालों में से एक थी। हालांकि साधना तकनीक विरासत में एक दोष था, और वह ये था कि अर्जुन एक सांस में मंत्र पढ़ना पूरा करने में असमर्थ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उत्तराधिकार में कोई मंत्र नहीं होता था। इसे केवल वहीं सीखा जा सकता था जहां कोई साधना करता था। अगर कोई साधना पूरी नहीं करता तो वह सभी आवश्यक बातों को समझ नहीं पाता। जैसे ही अर्जुन बैठा, ठंडे आदमी ने अर्जुन को धक्का दे दिया और उसे छीन लिया। जैसे ही अर्जुन रुका, लॉन्ग जिंगयुन से लड़ रहे हत्यारे ने ठंडे आदमी को दूर धकेल दिया। इसके तुरंत बाद लॉन्ग जिंगयुन ने हत्यारे को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जबकि गुवान जियाओ वापस लौटा और लॉन्ग जिंगयुन को नीचे फेंक दिया। भाई जियांग, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे पालक भाई को बचा लीजिए, मैं आपके सामने झुक गया हूँ। ऐसा कहने के बाद घमंडी लबादाधारी आदमी वास्तव में हवा में घुटनों के बल बैठ गया और अर्जुन के सामने झुक गया। इस दृश्य ने अर्जुन का दिल नर्म कर दिया।